अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ महवी शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। और दिन का आगाज़ अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में सादगी लेकर आएँ। ज़िंदगी में सादगी होगी तो यकीनन हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून गुजरेगी। हमने देखा है अक्सर कि हमने अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक अप्रोच को बहुत ज़्यादा अपना लिया और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। बहुत सारी टेंशन्स जो हैं और जिसे कहते हैं हम खुद ही दुश्मन बने हुए हैं। तो इसमें एक ही चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गैर ज़रूरी होती हैं हमारी ज़िंदगी में। आप अपने गोल्स को लेकर, अपनी डेडिकेशन को लेकर ज़रूर हार्ड वर्क करें, लेकिन साथ ही साथ अपने फेलियर से सीखें और फिर इसी तरह से जीत आपका मुकद्दर होगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर जो है हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद गर्म दिखाई दे रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 29 रहने का इम्कान है। और ऐसे में अगर मौसम की शिद्दत के हवाले से बात करें, गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो यकीनन शहरियों का जो जीना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिसे कहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर कर दिए हैं गर्मी ने। अगर बात करें बारिश की तो आइंदा 24 घंटों में महकमे मौसमियात की जानिब से कहीं पर भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया। ताहम कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वेदर की ट्रांजिशंस होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पे आ रहा होता है। हमारी सेहत के जो मामलात हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होते हैं। और अगर गर्मी के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो गर्मी से मुतासिर होते हैं, तो उन्हें भी एहतियाती तदाबीरें फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर से निकलते वक्त अपने साथ वाटर बोतल का इस्तेमाल लाज़मी रखें और इसी के साथ साथ सन ग्लासेस या छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे ये है कि आपके जो मौसम के असरात हैं वो थोड़े कम फील होंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ऐसे में अपनी आपका ख्याल रखना और अपनी सराउंडिंग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर आप हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बचेंगे। और जब बात हो खुशियों की और बात हो मुस्कुराहट की, तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि ये कम जून से जो है छुट्टियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बढ़ती रही तो ये मई के लास्ट वीक में भी छुट्टियां होने का इम्कान है। छुट्टियों के हवाले से किस तरह से टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, होमवर्क कितना मैटर करता है, सिलेबस किस तरह से कवर करना है, ये सब टॉपिक्स पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक्स पे बात करने से पहले आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 की सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जहांगीर? थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। जहांगीर अशरफ के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद अली नारू, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सबसे पहले जहांगीर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। छुट्टियाँ बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? बच्चे जैसे ही सुनते हैं ना कि ये कम जून से हमें छुट्टियाँ हो रही हैं या मई के लास्ट वीक से, तो एक अजीब सी खुशी सी फील होती है। जाहिर सी बात है, मैं आप सब इस फेज से गुजर के गए, लेकिन इन छुट्टियों को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से अपनी डेडलाइन टास्क कंप्लीट करने हैं ताकि जो काम है वो भी हर्ज ना हो और इंजॉयमेंट भी हो सके, तो किस तरह से छुट्टियाँ मनाई जाएँ? अच्छा महविश, हमारा जो स्कूल लाइफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है गर्मियों की छुट्टियों का, क्योंकि एक लॉन्ग वेकेशन जो है इसके अलावा इतनी छुट्टियाँ कोई नहीं मिलती। और हमारा वैसी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें हर माह कोई ना कोई इत्तफाकी छुट्टियाँ आती रहती हैं, कोई हंगामी छुट्टियाँ आती रहती हैं। और पिछले कई सालों से ये ट्रेंड, कोविड के बाद तो छुट्टियों का ट्रेंड ऐसा चला है कि हर माह कोई ना कोई छुट्टियों का बहाना मिल जाता है गवर्नमेंट को भी, और बच्चों को भी खुशी की इंतहा हो जाती है। लेकिन ऐसे में हमारे बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले एकेडमिक सेशन की बात करें तो 365 दिनों में 200 दिन भी बच्चों को पढ़ने को नहीं मिले। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई कि बच्चों का जो सेशन है वो खासा डिस्टर्ब होता है। उसके रिजल्ट, उसके जो नतायज आपको हर साल के गजट में नज़र आते हैं कि बच्चों की सप्लियां होती हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अब जो बच्चे अगली क्लासेस में आए हैं, अभी एक माह उन्होंने स्टडी किया तो छुट्टियां आ गई। अच्छा, 9th के जो बच्चे थे वो उनको और ज़्यादा शॉर्ट टाइम मिला, क्योंकि उनके अप्रैल में तो एग्ज़ाम थे। बाकी बच्चे तो अप्रैल में नई क्लास में बैठ चुके थे, लेकिन जो बिलखसूस 9th से इस वक्त 10th में आए हैं बच्चे, उनका तो एक माह वो एग्ज़ाम में चला गया। अब वो जब छुट्टियां हो जाएंगी तो उनका एक माह में वो कितना सिलेबस कवर कर लेंगे, क्या इतना सिलेबस कवर करेंगे कि 3 माह उसको रिवाइज कर सकें? तो यकीनन तौर पर नहीं।
कि वो इतना 2 माह पढ़ा हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि 2 माह रिवाइज करने में आप लगा सकते हैं, लेकिन 1 माह का पढ़ा है तो इसका मतलब कि आपके पास वो बहुत कम सिलेबस है। तो छुट्टियों के काम के हवाले से अगर बात करें तो अगर किसी बच्चे को जितना पढ़ाया गया है उससे ज्यादा अगर आप काम दे दें तो उसके पास, अगर घर में पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो उसको पढ़ा सकें, उसके पास एकेडमी की फीस देने के पैसे नहीं है तो वो नहीं कर सकेगा, उसके पास कोई और ऐसा हेल्प नहीं है, तो वो यकीनी तौर पर बच्चा उसको घर पे बैठ के रिवाइज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को या बाकी ओवरऑल ये सारा स्केड्यूल अपना थोड़ा सा तब्दीली की जरूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी हर क्लास जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपनी वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाने को पहला कदम रखता है मैट्रिक, क्योंकि आपकी सारी उम्र साथ चलना ना मैट्रिक, तो मैट्रिक के एग्जाम ही आपके अप्रैल में जाके होते हैं, तो उसका रिजल्ट आते आते जून जुलाई और नया सेशन आपकी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होती है अगस्त में जाके। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो तो बच्चे अफोर्डिंग होते हैं या थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होते हैं वो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में अभी से बैठ चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जो इस वक्त प्री फर्स्ट ईयर में नहीं बैठती। वो इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट आए, तो उनकी छुट्टियां तो ऑटोमेटिकली फ्री में गुजर जाती हैं, क्योंकि उनके पास ना छुट्टियों का काम है, ना रिजल्ट है, ना अगली क्लास में एडमिशन लिया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लाइफ के डेज होते हैं मैट्रिक वाले बच्चों के, उनकी छुट्टियां सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से 9th क्लास हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर छुट्टियां मिल रही हैं, यकीनन छुट्टियां एक अच्छी बात है, आप इंजॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना, उसे वक्त पे कंप्लीट करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मोहम्मद इजहार, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप क्या समझते हैं कि जो छुट्टियों का काम है वो बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को इम्प्रूव करता है या बच्चे पे बर्डन होता है? महविश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, छुट्टियों के काम के हवाले से यही है कि सबसे पहले तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाएं तालीम से या स्टडी से, कि हम उनको छुट्टियों का काम अगर नहीं करवा रहे हैं, नहीं देते घर से कोई, तो उनके जो 1.5-2 माह हैं वो बेमकसद ना गुजर जाएं या वो आए ही ना, स्टडी से कट करना रह जाएं। दूसरा ये होता है कि जैसे आपने मैनेजमेंट की बात की है, और यहाँ पर अकेली फ़र्द वाहद की मैनेजमेंट नहीं होती बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट होती है इन छुट्टियों को कामयाब बनाने के लिए। वो टीम नाम है वालिदैन का और स्टूडेंट्स का, कि आपस में उन्होंने ऐसा कोलैबोरेशन करना है, मिल मिलाकर काम को आगे बढ़ाना है कि जो छुट्टियां हैं वो बड़ी उम्दा से गुजरें, उसमें हमारी तफरीह भी आ जाए, उसमें खेलकूद भी आ जाए, उसमें स्कूल का जो काम है वो भी हमारा हो जाए और हम कुछ ना कुछ उसको सीख पाएँ, लर्न कर पाएँ। तो उसके लिए बुनियादी चीज़ जो सबसे पहले है वो है मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट, कि हमारा जो पूरा दिन है, दिन का आगाज़ किस वक्त हो रहा है, दिन का जो ढलना है उस वक्त तक हमने क्या करना है, रात के क्या मामलात हैं, कौन सी चीज़ किस वक्त करनी है एक तालिब इल्म ने। तो ये होता है कि जैसे हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन होता है कि जो हमारा काम आज हमें दिया गया है होमवर्क के लिए या सिर्फ लर्निंग प्रोसीजर के लिए, तो वो कल हमने चेक भी करवाना है, उसको हमने याद भी करना है। तो उसके लिए तो स्टूडेंट्स रहते हैं मोहतात और वो जवाबदेह होते हैं, तो उनको तैयारी करना पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, या यूँ कह लें कि लापरवाह किस्म के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज़रा ढील दिखाते हैं इस मामले में कि कोई पूछने वाला नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ाना बैठ के काम करें। तो उनके अंदर एक चीज़ आती है कि जनाब अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है और हम जो छुट्टियों के पहले दिन हैं 10 से 12 दिन 15 दिन आराम करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे तो 1 हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बर्डन बढ़ता जा रहा है, जहनी कैफियत तब्दील होती जा रही है कि छुट्टियां कम रहती जा रही हैं और काम अभी करने वाला बहुत है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आपको जैसी छुट्टियां हुई हैं, आपने कुछ दिन 1 से 2 दिन या 4-5 दिन, आपने 1 हफ्ता भी गुजार दिया, तो उसके फौरन बाद अपनी आप रूटीन में वापस आते हैं। और वो वापस लेके कौन आता है कि अगर तो वो जिम्मेदार स्टूडेंट्स हैं वो तो खुद में ही अपना एक मुवाजना करते रहते हैं कि हमने कितना कर लिया कितना नहीं किया, वो तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको काम करवाना पड़ता है, थोड़ा सा खींचना पड़ता है, तो उनके लिए जो उनके वालिदैन हैं वो असातिज़ा ही हैं उन दिनों में। वालिदैन पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये एक मुद्दा है हमारे यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी तादाद पढ़ी लिखी नहीं है, उनको ट्यूशन की या किसी न किसी तरीके से उनको करवाना है। लेकिन ये है कि आप बच्चे को किताब की तरफ ला सकते हैं, उसको बिठा सकते हैं कि ये आपके पढ़ने का वक्त है, काम करने का वक्त है, आप मुझे कुछ लिखते हुए नजर आओ, कुछ करते हुए नजर आओ। तो वो जाहिर बात है जब वो 1 से 2 घंटे किताबों की जानिब आएगा तो उसका खुद ब खुद जहन बनेगा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँ।
छुट्टियों का इन्हिसार सारे का सारा वालिदैन के ऊपर है, बिलखसूस जो मैट्रिक तक से पहले के जो हमारी मिडिल तक की क्लासेस हैं, इनमें छुट्टियों को कारआमद बनाना और बच्चों को तालीम से बिल्कुल कट ऑफ ना कर देना वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों का जो तालीम का और जो टाइम मैनेजमेंट है इसको एक स्टेज पर रखें, एक जगह खींच कर रखें, ताकि जो उसको छुट्टियां हैं, छुट्टियां अगर उसने ज़ाया कर दी और वो किताबों के नज़दीक ना आया, उसने एक महीना निकाल दिया तो अगला महीना भी वो किताब के पास नहीं आएगा। क्योंकि एक जो बोझ तो होती है चीज़, एक जिम्मेदारी से हम कहते हैं कि हमारा जो जहन है वो एक तरीकाकार बन चुका है कि जो जिम्मेदारी है हम उससे भागना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर शौक है तो ठीक है, वगरना अगर जिम्मेदारी डाली हुई है तो कहते हैं कि जी वक्त गुजरता जाए। उस चीज़ को गुजरने नहीं देना, वो वालिदैन ने ख्याल करना है कि जो जैसे बच्चों को वालिदा 3 वक्त का खाना खिलाए बगैर नहीं रह सकती, जैसे उनके मामलात ज़िंदगी में दखल अंदाजी के बगैर नहीं रह सकते, तो ऐसे ही ये जो छुट्टियों का काम है बच्चों का, इसको भी जिम्मेदारी समझ के, ये नहीं कि उसने करना है, वालिदा खुद समझ ले कि ये मैंने करना है और मैंने इसे करवाना है। ऐसे बच्चे जब वो पूरे का पूरा उसका छुट्टियों का जो शेड्यूल है, जो स्केड्यूल है उसका, वो तैयार होगा, वो रोज़ाना के रोज़ाना काम कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करता उसने अपना मुकम्मल किया होगा, तो जब वो छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल की इमारत में दाखिल होगा तो उसको वो अजीब नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको क्लासरूम का माहौल भी अजीब नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया होगा, मेरे जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, वो काम करके आए और मैंने तो कुछ भी नहीं कर रखा, ना ही इंग्लिश का, ना ही मैथमेटिक्स, ना ही कुछ और। तो ऐसे में क्या है कि छुट्टियों को हमने फ्रूटफुल बनाना है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है वालिदैन की जिम्मेदारी कि अपने जो बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं, मिडिल तक की क्लासेस के, जो जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, उनको खींच के रखना है कि भाई आप ज़रूरी है। अब खींचने में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम जिस भी चीज़ की तरफ जाते हैं उसकी इंतहा को चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ाई करवानी है तो हमने खेल कूद का बिल्कुल ही बैन कर दिया कि भाई खेलना तो है ही नहीं, खेल तालीम से दूर कर देती है, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें टाइम मैनेजमेंट है कि आप अगर बच्चा एक पढ़ रहा है 2 से 3 घंटे और लगन से, इंतहाई लगन से पढ़ रहा है, अगर वो 2 घंटे खेल भी लेता है और फ्रेश होकर वापस आता है तो वो ज्यादा काम कर पाएगा बनिस्बत के इसके कि आपने उसको 4-5 घंटे किताबों के आगे ही बिठा रखा है और उसको खिलाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। ये नहीं है। उसकी जो रिफ्रेशमेंट है, बच्चा कैसे पुरस्कून होता है, उसको किस चीज में सुकून मैसर आता है, अगर वो किसी भी चीज का शौकीन है, आप उसको वो करने दें और उसके बाद उसको कह देंगे जनाब ये आपके पास अब टाइम है, आप खेल कूद कर लो, आपने तो फ्रेंड्स के साथ जाना है वहां पे चले जाओ, कुछ भी है पॉकेट मनी चाहिए वो ले लो। अब उसने वो अपना टाइम गुजार लिया, उसके बाद जब वो स्टडी की जानिब आएगा तो वो मुकम्मल पूरे फोकस के साथ आएगा, जहन के साथ आएगा और वो कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह से है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं, बच्चों और पेरेंट्स की जो कम्युनिकेशन है, एक जो जिसे कहते हैं कि गैप है, कम्युनिकेशन गैप, अगर ये होगा तो यकीनन छुट्टियाँ भी मुतासिर होंगी और छुट्टियों का काम भी मुतासिर होगा। फर्दर वालिदैन के रोल के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। समर वेकेशंस किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का गोल्डन पीरियड होते हैं। गोल्डन पीरियड इस वजह से है, इसमें स्टूडेंट बहुत कुछ सीखते भी हैं और लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा लॉस करने का भी चांस होता है, क्योंकि अगर हम देखें कि छुट्टियों का काम मिल गया है और टाइमली हमने काम नहीं कंप्लीट किया, सिलेबस कवर नहीं किया, तो इसका जो असर है ये हमारे पूरे साल की जो पढ़ाई है उस पर असर हो सकता है। तो ऐसे में जो 2 एंटिटी हैं वो बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, एक प्रॉपर वर्किंग आवर, जैसे कहते हैं एक स्टडी आवर रख लें, स्टडी आवर के साथ बच्चों को बताएं, पढ़ाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया जहांगीर ये भी है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं और जो नहीं है वो जाहिर सी बात है बच्चों को ट्यूशन डाल देते हैं। और ऐसे में एक अलमिया ये भी है कि ट्यूशन हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? अच्छा, इसमें जो तो पढ़े लिखे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो खुद वर्किंग है, ठीक है, तो उनके लिए अपने बच्चों के लिए टाइम होता ही नहीं है। तो जो अनपढ़ हैं अगर वो घर में भी हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं कि वो ऐसा, जैसे अली ने पहले बात की कि वो सामने बच्चे को बिठा सकते हैं कि बैठो पढ़ो, लेकिन बच्चे की अगर तैयारी नहीं है, उसने क्लास में अच्छी तरह से समझा नहीं है, उसको सिलेबस नहीं कवर करवाया गया, क्योंकि हमारे ये भी तो मसला है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी पे हैं, प्रैक्टिकल ड्यूटी पे हैं, मार्किंग सेंटर में ड्यूटी पर हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी है
ऑलरेडी टीचर्स की शॉर्टेज है, नए साजा भर्ती नहीं किए गए, तो बच्चों ने सिलेबस जो कवर किया है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो ऐसे में दोनों सूरतों में अगर पेरेंट्स टाइम खुद नहीं दे पा रहे, वर्किंग वुमेन है, पेरेंट दोनों वर्किंग करते हैं, तो यहाँ तो एक ऑप्शन बचती है कि एकेडमी भिजवा दें उन्हें, और दूसरा ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में कैसे पढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि छुट्टियों में आपको सिर्फ किताब पे नहीं रहना, आपको मल्टीपल चीज़ों की तरफ जाना है। बच्चों को सैर भी करवाएं, बच्चों को एक्सपोजर दें, जितना आप कर सकते हैं उतना उनको दिखाएं बाहर का माहौल, उनको इंगेज करें फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बच्चों को, कि वो किस तरह से खुद जाके शॉपिंग करें और चीज़ें लेन देन, उनको मल्टीपल आपको बनाना चाहिए और उनकी बातें सुनें, उनसे सवाल पूछें। अच्छा, हम बच्चों से पूछते कम है, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देते हैं, ठीक है। उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी जानें कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। हर दफ़ा अपनी ना उन पर ठोंसते जाएं कि अपनी मर्जी से उनको हुक्म चलाएं। तो हुक्म वाले साइड से थोड़ा सा निकल के बच्चों को कम्युनिकेट में लेके आएँ कि बच्चे अपनी बात बताएं, उनसे पूछें, उनसे मुख्तलिफ अपने कोर्स के हवाले से ज़ुबानी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप कुछ भी उनसे वैसे ही पूछते रहें कि आपने क्या पढ़ा आजकल। और जैसे एक कैंपेन चली थी लास्ट ईयर, इस साल तो अभी देखेंगे चलती कि नहीं, कि छुट्टियां स्कूल से हैं, पढ़ाई से नहीं। तो आप अगर स्कूल क्लोज भी हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन आपके पास अपनी बुक्स मौजूद हैं, आपके पास, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आप किताबों से नहीं लोगों से सीखते हैं। तो आप अपने बड़ों से, अपने एल्डर से, अपने रिश्तेदारों से उनसे मिलें, और आपको लगता है अपनी फैमिली में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बच्चों का उनसे इंटरेक्शन करवाएं, ताकि उनकी एक तो काउंसलिंग हो जाए, उनको एक्सपोजर मिले। और मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जिनमें कोई एक दो फैमिलीज़ में मेंबर पढ़े लिखे होते हैं, बाकी सारी फैमिली मोस्टली अनपढ़ होती है, तो अपने बच्चों का इंटरेक्शन उनसे करवाएं जो आपकी फैमिली में थोड़े से वेल सेटल हैं या पढ़े लिखे हैं, या किसी भी हवाले से आप उनको बेहतर समझते हैं। तो उनसे क्या होगा, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ेगा, बच्चों को पता चलेगा कि यार, एक तो वो वे आउट बताएंगे कि आपने ग्रोथ किस तरह करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही कि हमें आगे के रास्ते नहीं दिखाए जाते, हमें सिर्फ एक वो किताबों के इर्द गिर्द घुमाया जाता है कि आपने लकीर का फ़कीर बन के रट्टे लगाने हैं, नंबर लेने हैं, लेकिन एक दुनिया किताबों से हट के है। तो हमें बच्चों को उसकी तरफ लेके जाना चाहिए, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। जब बच्चे सोशल होंगे, अपनी बात कह सकेंगे, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेहतर होगी, तो अपने क्लास फेलो से वो मेंटली तौर पर वो थोड़ा सा अप हो जाएंगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, क्योंकि हमारे यहाँ जो आज हम कहते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि हमने किताबें पढ़ के नंबर ले लिए, लेकिन हम सोशल नहीं हैं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं है, हमें इंटरेक्शन करना नहीं लोगों से आता, हमारी सोशल लाइफ नहीं है। तो हम अपनी किताब के इर्द गिर्द, अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, जिन बच्चों की ये रूटीन रहती है ना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में सेटल होने में टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इंसान के पास होनी चाहिए जो इंसान को प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प आउट करती हैं। ऐसे में छुट्टियों के काम के हवाले से यही बात की जा रही है कि इसे टाइमली ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि फर्स्ट वीक में तो बहुत काम करते हैं और दरमियान में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो लास्ट डे होता है वेकेशन का, तो तब उन्हें होश के, जैसे कहते हैं, होश आती है और कहते हैं कि भाई हमारा तो काम इतना रह गया है। तो ऐसे में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात बिल्कुल जहांगीर, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि हम लोगों ने किताब की दुनिया में ही हम महदूद रह गए हैं, किताबें पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी से भी सीखने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली नारू, अगर हम सीखने सिखाने के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्लास का इन्वायरमेंट बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्लासेस का इन्वायरमेंट स्टूडेंट में तख्लीकी सलाहियत पैदा कर रहा है? देखिए जी, पहला तो है कि जो हमारे स्कूल्स हैं सरकारी, उनमें जो तादाद होती है एक जमात में बच्चों की, वो तख्लीकी सलाहियतों तो दूर, वो बुनियादी सलाहियतें भी मार देती है। जब भी हमने किसी का तख्लीकी सलाहियतों का जायज़ा लेना है या उनको उस जानिब रागिब करना है, उस जानिब लाना है, तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होगी वो है तवज्जो, कि हमने स्टूडेंट्स पर, इनफरादी तलबा पर तवज्जो देनी है। अब एक जमात है, एक क्लास है, वो हम किसी भी, वो शिशम कह लें, वो हफ्तम कह लें, हश्तम कह लें, 6th 7th या 8th क्लास कोई भी है, तो वहाँ पर तादाद अगर एक क्लास में तलबा की 50 से 60 है, और हमने एक टीचर ने वहाँ पर लेक्चर का टाइम 40 से 45 मिनट है, 1 मिनट भी एक स्टूडेंट के हिस्से में नहीं आता।
यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स की तख्लीकी सलाहियतों को जांचना कैसे है, परखना कैसे है और उनको समझाना कैसे है। टीचर वो है जो सही से अपनी लेसन प्लानिंग तक नहीं करता कि आज के क्लासरूम में आज मैंने एक 40 मिनट से 45 मिनट में किस तरह से बच्चों को गाइड करना है, क्या मैंने पढ़ाना है, वो अपना सही से टॉपिक तक क्लियर नहीं कर पाता। वहां पर तख्लीकी सलाहियतें कैसे उजागर हो पाएंगी। एक टीचर अपना बुनियादी काम ही नहीं कर पा रहा, वो तो फिर भी उसने बाहर निकलना है अपने बुनियादी काम से, और फिर वो वक्त उसको चाहिए कि जनाब मैंने क्या समझाना है क्या नहीं समझाना। इन चीज़ों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप प्रेशरलेस होते हैं, किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता आपको। आपने अपना काम करवा दिया और आपके पास अभी भी 20 से 30 मिनट हैं और उनमें आप क्या कर रहे हैं कि आप फर्दर एक बच्चे से उसके इंटरेस्ट के बारे में सवाल करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक ओपन माहौल होता है क्लास का। आज भी हमारे यहाँ पर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ अभी तक जो हमारा स्कूल का माहौल है वो अदब से ही नहीं बाहर आ रहा कि अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल कर लिया तालिब इल्म ने और वो जो हमारे उस्ताद मोहतरम है उनको ना बुरा गुजरा है तो वो बेअदबी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह से तलबा के साथ भी ये मामलात हैं। जब तक हम फ्रेंडली माहौल नहीं करेंगे अपने क्लासरूम का, जमात का, कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का सवाल करता है, किसी भी किस्म की बात करता है, तो उसको खुले दिल के साथ तस्लीम भी किया जाता है और उस पर बात भी की जाती है। जब तक हमने निसाब तक रहना है और वो मशकी सवालात से बाहर निकलकर हमने जो हमारा हकीकी मानों में, सही मानों में सबक है उसकी रूह तक नहीं पहुंचना, उसको समझाना नहीं है, समझना नहीं है, परखना नहीं है, उसके मानो मफहूम नहीं बताने हैं, तो फिर हमने क्या करना है। तख्लीकी सलाहियतें किसी भी मुआशरे को बहुत ऊपर तक लेके जाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुनियादी चीज़ों से तो बाहर आ जाएं। आज दुनिया इल्म के मैदान में, तालीम के मैदान में कहाँ पहुँच चुकी है और हम अभी तक भी होमवर्क की दौर से बाहर नहीं आ पाए हैं कि जी होमवर्क किया, होमवर्क नहीं किया, एक ही हमारी रूटीन है, उठ जाओ, बैठ जाओ, सबक सुनाओ, सबक याद किया, होमवर्क कर लिया, नहीं किया, अच्छा जी ये सज़ा है, ये जज़ा है। इस चीज़ से बाहर आएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। हम तो बच्चे को टाइम दे ही नहीं पा रहे उसकी सलाहियत का। अगर मैं हूं या कोई भी है वो एक बिल्कुल जरा मुनफरिद होने की कोशिश करता है तो उसको हमारा कोई भी शोबा है, जिंदगी है, हम तस्लीम नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा रवायती तरीका तालीम है इसको बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत है, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए बाकायदा, और अब हो यही रहा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, कोर्सेज करवाए जा रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी की जानिब आएँ, रट्टे से बाहर आएँ, मशकी सवालात से बाहर आएँ, चीज़ों को छोड़ें। और वही चीज़ हम पेपर्स में भी कर रहे हैं। हमारे जो एनुअल पेपर्स हैं, सवालात को तब्दील करके बजाय कि पूरे का पूरा सवाल वहाँ से उठाकर इधर छाप देने के, हम उसको तख्लीकी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने सबसे अहम किरदार अदा करना है वो है हमारे असातिज़ा। उनकी बुनियादी ट्रेनिंग, उनका करज और उनका उस चीज़ को लेकर चलना कि हमने मुआशरे में तब्दीली लानी है। यही मसाइल हैं कि हमारे स्कूल से लेकर जामिया तक, यूनिवर्सिटी तक जो तालिब इल्म है वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मैं क्या हूं, मेरे इंटरेस्ट क्या है। किसी से आप पूछ लें कि अपने बारे में 5 मिनट बात करो, एक आप मास्टर क्लास का, कोई BS क्लास का कोई तालिब इल्म, उसी की जमात में, उसी के क्लासरूम में उसको खड़ा करें और उसको बोलें कि आप अपने 5 मिनट अपने बारे में कुछ बताएं। वो 2 मिनट अपना नाम बता देगा, अपने जिला बताएगा, अपनी तहसील बता देगा, अपनी कास्ट बता देगा, फैमिली मेंबर्स बता देगा। लेकिन जब आप उसको उसके बारे में जांचना शुरू करेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने, अगर वो कोई इंटरेस्ट बता भी देगा, अगर वो कह देता है जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप बायो साइंसेज की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे जी मुझे दुनिया के कुछ ऐसे डॉक्टर्स के नाम बताएं जिन्होंने बहुत तहकीक की हो, कुछ अपने शोबा में सर्जरी में कुछ बताएं, तो वो वहाँ पर लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने वो किताब से बाहर ही नहीं निकल पाया है। अब जिन लोगों ने किताब से बाहर लाना है, मसला ये है कि वो किताब से बाहर नहीं आ रहे। वो बिल्कुल जो लेसन प्लानिंग है, किताब को पढ़ाना है, उन चंद सफ़ात के ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जैसा उस्ताद होता है वैसा ही वो आगे से तालिब इल्म प्रोड्यूस कर रहा है। जब तक फैक्ट्री में तब्दीली नहीं आएगी, प्रोडक्ट में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। और प्रोडक्ट का अब प्रोडक्टिव होना बहुत अहम हो चुका है। और जितना वक्त हम गुजार चुके हैं, अगर आइंदा भी हम यही रविश इख्तियार किए रखते हैं और अपने तालीमी निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करते और इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने ही इसी बर आज़म में, कई हमारा यूरोप से कोई मुकाबला नहीं, किसी से कोई मुकाबला नहीं, हम अपने जो नेबर्स हमारी कंट्रीज़ हैं इनसे बहुत पीछे। बिल्कुल इसी तरह से क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट में तख्लीकी सलाहियत को पैदा करने के लिए, उजागर करने के लिए। वो कॉन्फिडेंस है, वो प्रेजेंटेशन स्किल
शामिल है। अगर क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, तो ये वाकई ही हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम और पॉजिटिव चेंज होगा। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से, गर्मियों की छुट्टियों को किस तरह से कारआमद बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टियों का काम भी करें, लेकिन साथ ही साथ स्किल सीखें। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को जो चीज़ आगे लेकर जाती है वो उसका स्किल और टैलेंट है, और इन 3 महीने की या 2 महीने की जो छुट्टियाँ हो रही हैं इसे आपने यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम मनी है। और जब पैसे के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने स्किल सीखनी है। यहाँ पर जहांगीर अशरफ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि हमने गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बात की, होमवर्क भी करना है, लेकिन स्किल्स मैं समझती हूँ कि ये आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं गर्मियों की छुट्टियों में? अच्छा महविश, आज का जो दौर है ना माजी से मुख्तलिफ है और फ्यूचर इससे और मुख्तलिफ होने जा रहा है। तो अब मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है। ये पहले वाला दौर नहीं कि एक बंदा टाइपिंग कर रहा था तो वो सारी उम्र टाइपिंग ही करता रहे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि टाइपिंग वाले ख़त्म हो गए हैं। जिसने रिपोर्ट करना है, जैसे अगर हम अपनी फील्ड की बात करें तो हमारी फील्ड से टाइपिंग वाले ख़त्म हो गए हैं। पहले होता था रिपोर्टर लिखता था, उसको कंपोजर टाइप करता था, उसको पेज मेकर पेज पे डिज़ाइन करता था, और एक उसका अलग से सब एडिटर उसको एडिट करता था। तो 4-5 लोग इन्वॉल्व होते थे। अब वो रिपोर्टर ने खुद ही उसको टाइप करना है, और अगर वीडियो में आ जाएं तो उसमें खुद ही अब लोग यूट्यूबर जो हैं वो खुद ही एनएलई हैं, खुद ही वीडियोग्राफर भी हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, खुद ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, सारा कुछ। तो आपको एक बंदे को मल्टीपल, आपको देखना है कि आप बेसिक इंटरेस्ट आपका किस में है। जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं ना, उससे रिलेटेड स्किल सीखें। कभी भी अंधाधुंध लोगों के पीछे ना लग जाएं कि सारी दुनिया आईटी में जा रही है, सारी दुनिया ई कॉमर्स में जा रही है, सारी दुनिया डिजिटल में जा रही है, सारी दुनिया वेब डेवलपमेंट सीख रही है, सारी दुनिया ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही, सारी दुनिया को छोड़ दें। अपने आप को देखें, आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अपना नॉलेज जो है उसको इन्हांस करें। सबसे पहली चीज़ है नॉलेज, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। और नॉलेज मैं समझता हूँ कि वो इल्म है आपके पास जो किताबों से, जो आपके सिलेबस से हट के आपने पढ़ा है। बिल्कुल। जो तो आपने सिलेबस किताबें 4-8 पढ़ ली ना, वो तो आपने एग्जाम के लिए पढ़ी है फॉर द टाइम बीइंग, उसको आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको रच बस नहीं गए उसमें। आपने वो पढ़ी है वक्ती तौर पे एक अजाब समझ के कि उसको जेलना ही जेलना है, ये मुश्किल आई है, सर पे पड़ी है तो करनी करनी है, ठीक है। लेकिन नॉलेज वो है जो आप उससे हटके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, किसी और रिलेटेड पढ़ते हैं। ये आपको नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना आप मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे। अब देखिए, आप डॉक्टर हैं लेकिन आपने सोशल साइंसेज पढ़ रखी हैं, आपने लिटरेचर पढ़ रखा है, आपने पंजाबी, आपने इंग्लिश, आपने फारसी, आपने सारा पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए कितना आसान होगा इस दुनिया को समझना। अदरवाइज जो साइंटिस्ट होते हैं और साइंस सब्जेक्ट के लोग होते हैं बिलखसूस, वो सोशल नहीं होते, वो लोगों को, अब वो उनकी बेसिकली जो हसासियत है ना वो नहीं होती कि इंसान को किस तरह डील करना है। उनके लिए हर चीज़ फिर मशीन होगी। अगर उन्होंने लिटरेचर नहीं पढ़ा या उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो आप जब तक अपने सिलेबस से हटके नहीं कुछ करेंगे ना, तब तक आपके नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। जो मैं समझता हूँ, जो आपको नॉलेज और इल्म जिसको कहते हैं, तालीम आप हासिल कर चुके होंगे, डिग्री आपके पास होगी, लेकिन अगर आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी, आपने कुछ लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, अपनी फील्ड से हटके भी, एक तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से मिलें। अब देखिए, जो चीज़ किताब होती है ना, उससे ज़्यादा आपका कोई सीनियर, आपका कोई एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे देगा, आपकी एक माइंडसेट डेवलप कर देगा, आपको एक विजन देगा, और आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे वो उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। अब देखिए, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है, उसका माजी डिफरेंट था, उसका प्रेजेंट डिफरेंट है, और उसका एक ही क्लास में इवन आप जब डिस्कशन करते हैं तो सबकी डिफरेंट ओपिनियन सामने आते हैं, ठीक है। इससे आप एक तो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना भी आ जाता है, ठीक है, और इससे बहुत सारे मसाइल हमारी सोसाइटी के हल हो जाएंगे, क्योंकि हम फौरी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा पॉइंट किसी का डिफरेंट हो तो हम उससे इख्तलाफ और बाकायदा तौर पर उससे दुश्मनी तक चले जाते हैं।
हालांकि हमें देखना चाहिए कि उसकी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है उसके माजी के एक्सपीरियंस अच्छे ना हो या अच्छे हों या जो भी आपसे डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी अपना एक सोच डेवलप हो चुकी है। आप बातों से, दलील से, मुज़ाकरे से, डायलॉग से तो उसको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी पुरतशद्दुद वाक़यात, रवैये नहीं होने चाहिए। और ये उसी सूरत में होंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, पढ़ा होगा। आपके पास कुछ है ही नहीं, दलील ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, तो क्या आप टेबल टॉक करेंगे, क्या आप डिस्कशन करेंगे? तो जैसे अब रिसेंटली जो ट्रंप गया है अरब ममालिक में, वापस आके उसने कहा है कि उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से आलीशान मेरी खातिर तवाज़ो की है, लेकिन उन्हें डायलॉग करना नहीं आता। मतलब ये कितना बड़ा तमाचा है अरब ममालिक पर कि ट्रंप ये जाके कह रहा है कि इन्होंने मुझे सिर्फ महल दिखाए हैं, लशपश खाने खिलाए हैं और ये सारा दिखाया है पैसे की चकाचौंध, लेकिन इनको डायलॉग करना ही नहीं आता। तो ये देखें कितना एक अलमिया है कि आप सब कुछ होने के बावजूद अगर आप कन्विंसिंग नहीं हैं, अगर कम्युनिकेशन आपकी नहीं है, तो अगले बंदे को अपना मैसेज ही नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह से स्किल्स बहुत मैटर करती हैं स्टडी के साथ साथ, आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। आपको इससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि सेल्फ एनालिसिस आप देखें। हो सकता है आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे करते हो सकता है कि आप अच्छे प्रेजेंटर हो। बस ये चीज़ें जो हैं सेल्फ एनालिसिस करें, कभी भी आसपास की सराउंडिंग से ज़रूर विजन पिक करें, लेकिन सबसे पहले अपनी चॉइसेस को देखें कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी अहलियत क्या है। जब आप इन तीन चीज़ों पे अपनी पूरी रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस तरह से पॉलिश होती हैं। यहाँ पर मोहम्मद रिनाडू, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि हमने स्किल्स के हवाले से तो बात की, लेकिन करियर काउंसलिंग में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारे स्कूल कॉलेजेस हो गए, जिसका असर जो है वो हमें हमारी ना सिर्फ तालीमी मैदान में भुगतना पड़ता है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उसके असरात रहते हैं। महविश, बहुत उम्दा सवाल किया है आपने, और ये बुनियादी मसला भी है हमारे यहाँ पर, अभी तक है और अभी भी हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो हमारा माहौल और दूसरा हमारा तालीमी माहौल। दोनों ही तरह से हम वो ज़ाती हो या इज्तमाही हो सतह पर हमें काउंसलिंग मिलती नहीं है, या हम काउंसलिंग करना नहीं चाहते या करवाना नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी महदूद हो गई हैं और हमने ख़ुद को बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया है। हम सोशल तो हुए हैं फ़कत इंटरनेट की सतह पर, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग है वहाँ पर हम उतने सोशल हैं या नहीं है। सवाल ये बनता है कि हम बाकायदा कितने हैं। मेरे अगर फेसबुक पर फॉलोअर्स या मेरे फ्रेंड्स की तादाद 5000 है, तो क्या मैं किसी के पास जाकर 1 घंटा बैठ सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ? मुझे तो उसके फेसबुक के ऊपर जो नाम है वो भी सही से नहीं मालूम, और उसका असली नाम भी पता नहीं वो है या नहीं है। तो जो अट्रैक्शन है, जो काउंसलिंग है, जो मिलना मिलाना है, ये अब हमारा सब कुछ रह गया है इंटरनेट तक, सोशल मीडिया तक। यहाँ पर हमने जो हमारी जिंदगियां हैं वहाँ पर हमारा कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो बाप की शक्ल में हो सकता है, बड़े भाई की शक्ल में हो सकता है, आपके टीचर की सूरत में हो सकता है, और आपके बेहतरीन दोस्त की शक्ल में भी हो सकता है, इवन के आपकी शरीके हयात की शक्ल में भी हो सकता है। अब वहाँ पर आपने किससे सलाह मशवरा करना है, किससे काउंसलिंग करनी है, वो मुख्तलिफ आपके पॉइंट्स हैं कि आप पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से परेशान है, निजी ज़िंदगी के हवाले से परेशान है, आपको किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब हमने अपनी निजी ज़िंदगियों को इस कदर ज़्यादा महदूद कर लिया है कि हम खुद ही शेयरिंग नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का, किसी को बताने के बात करने का नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, और आ जाकर वो रही सही कसर हमारे तालीमी इदारे निकाल देते हैं कि जिनमें हमें बिल्कुल ही महदूद कर दिया जाता है एक किताब तक, उससे बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता और दुनिया को देखने का मौका मुयस्सर ही नहीं आता। अब वहाँ पर आपका मेंटोर है कोई, आपका कोई काउंसलर है, वो आपके साथ क्या करता है? आपके साथ बात करता है, आपको समझता है, आपको समझने के मौके देता है, और आपको खुद के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। मैं खुद कलामी हमारे यहाँ पर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि अगर कोई खुद कलामी करता है और जो दुख सुख उसने किसी को बताने हैं वो खुद को बताता है, तो हम कहते हैं कि इसके साथ कोई इशू है, ये साइको वगैरह फलां फलां है। हाता कि खुद कलामी जो है, सेल्फ एनालिसिस आपका हो और आप खुद से खुद एहतसाब करना जानते हो, इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं हो सकती कि आप ही खुद को जज कर रहे हैं और आप ही खुद की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देख रहे हैं। अब करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी मायने रखती है, ये चीज़ें जो भी बंदा कामयाब होता है वो किसी ना किसी पॉइंट पर कहता है कि जनाब फलां चीज़ की तरफ मैं जा रहा था, यहाँ पर फलां बंदा मुझे मिला, उसने मुझे सही बात बताई, मैं उस वक्त अपनी डायरेक्शन मैंने चेंज की और आज मैं यहाँ पर हूँ।
मैंने आगे एमफिल भी करना था, मैंने फलां चीज भी करनी थी, लेकिन फलां बंदे ने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम इन्वेस्ट करो, कारोबार करो, साथ में पढ़ते रहो, तुम्हारा जो रोजगार है वो भी चल निकले और तुम बजाय के डिग्री के मोहताज होकर रह जाओ कि नौकरी मिले या ना मिले। माजरत के साथ ये भी रुझान फकत पाकिस्तान में है कि डिग्री बराए नौकरी, वगरना डिग्री बराए इल्म होती है और इल्म नौकरी का मोहताज नहीं होता है। हमने चूंकि अब डिग्रीज की इकसाम है, एक तो प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब कि वो जॉब के लिए ही है। एमबीबीएस है तो मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जॉब करनी है। इंजीनियरिंग की है तो मैंने जॉब करनी है। अब एक बंदे ने फिलोसफी पढ़ ली है या लिटरेचर पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं है कि वो जॉब करे, वो कुछ भी बन सकता है, वो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए कोई भी काम कर सकता है, वो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, वो किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हमने खुद को महदूद करना है खुद से और अपॉर्चुनिटीज को जाया करना है और जो हीले बहाने तलाश करने हैं तो कोई भी हमारी मदद को नहीं आएगा। करियर काउंसलिंग क्या होती है कि जनाब अगर हम किसी न किसी चीज में पीछे हैं या समझ नहीं पा रहे, बर वक्त हमारी राह दुरुस्त करवा दी जाए। अब जिन्होंने राह दुरुस्त करवानी है उनकी राहें खराब हों तो वहां पे क्या करें। हमारी यूनिवर्सिटीज तक में अभी तक जो सरकारी जामियात हैं वहां पर काउंसलिंग डेस्क ही नहीं है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी सालाना बुनियादों पर जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है या उसने कोई कोर्स चूज करना है तब उसकी करियर काउंसलिंग की जाती है कि जनाब फलां यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, आप यहां पर ये कर सकते हैं। वो भी करियर काउंसलिंग फकत और फकत डिग्री के रिलेटेड होती है, उसमें बिहेवियर, प्रोफेशन, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हम बहुत पीछे हैं। इन सब चीजों का अब हल क्या है? एक तो है जो हमारे टीचर साहिबान हैं, इनका प्रोफेशनली अपने पेशे के साथ संजीदा होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज में है तो डिपार्टमेंट की सियासत से बाहर आए, अगर कॉलेज में है तो क्लासरूम की सियासत से बाहर आए। और ये जो हमारी एसोसिएशंस बनाई जाती हैं बिलखसूस, जिसका मकसद ये होता है कि हम जो हमारे असातिज़ा हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन जब इन एसोसिएशंस का मुतालबा कुछ और बन जाता है, मकासद कुछ और हो जाते हैं और वो नफ़ा नुकसान की सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं और जो हमारे असातिज़ा का असल काम फलाह बहबूद का काम है, दरस व तदरीस का काम है, नफ़े का काम है, वो पीछे रह जाता है और सियासत आगे आ जाती है, तब मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इनको जो हैंडल करने वाले हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है, हमारी ज़िले इंतज़ामिया है। हर बंदा अपनी हदूद में रहते हुए अपना मुकम्मल काम करेगा तो किसी को ज़रूरत पेश नहीं आएगी किसी को बुरा भला कहने की। आप खुद अपना जवाब देते हैं दूसरों को, खुद आप पॉइंट्स देते हैं जिस पर तनकीद भी होती है, सब कुछ होता है। एक बच्चा है, अगर हम यही यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा ले लें कि उसने 4 साल अगर बीएस किया है और उसके बाद वो बच्चा प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहा, वो 4 साल एक डिग्री उसने की है और हम उसको कह सकते हैं कि जनाब ये अब इस तरह प्रोफेशनल हो चुका है, ये अब फील्ड में जाएगा, काम करेगा। लेकिन उसके बरक्स हम क्या देखते हैं कि उसको फील्ड में जाकर भी कहते हैं कि जनाब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस आपको 3 से 4 महीने की कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी चाहिए, आपको 1 साल इस काम में अब अलग से लगाना चाहिए। तो फिर पूछने की बात यह है कि वो 4 साल यूनिवर्सिटी में क्या करता रहा। हमारा अभी तक तालीमी जो निज़ाम है वो फ़कत हम थ्योरी बेस एक तालिब इल्म को तैयार कर रहे हैं और वही करते जा रहे हैं और उसके बाद जाकर वो क्या होता है कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर आकर फिर वो बिकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुतात है और इस बहुतात को रोकने का तरीका फकत एक ही है कि अच्छा प्रोडक्ट निकालें। बिल्कुल इसी तरह से, और ये तभी होगा जब हम अपनी स्किल्स पे तवज्जो देंगे, जब हम अपनी डिग्री के साथ साथ कोई ऐसे कोर्सेज करेंगे या कुछ अपने इन्वायरमेंट से सीखेंगे जो कि प्रोफेशनल लाइफ में हमें रेडी करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का ये अलमिया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब जाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो उन्हें एक ईमेल तक नहीं लिखना आती, तो इसीलिए अपने स्किल्स पे और अपने आसपास से सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है कि छुट्टियों के टाइम को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें हम स्किल सीख सकते हैं और इसी के साथ साथ अपने होमवर्क जो है उसे टाइमली कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद क्लासेस और क्लासेस के 1 महीने बाद छुट्टियाँ जो हैं वो हो रही हैं, जिसकी वजह से जो तालीम है उसका काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा है। ऐसे में वालिदैन का किरदार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट का किरदार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्स सीखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है जो स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकती है वो समर कैंप है। तो जहांगीर, इससे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि समर कैंप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अच्छा, इसमें समर कैंप के हवाले से मैं तो इसका हामी हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा बच्चा एक डिसिप्लिन में चल रहा होता है, सुबह उठना और पढ़ाई करना,
जब वो ब्रेक उसको मिलती है ना, तो छुट्टियों में उसकी सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। उसका उठने का पैटर्न, उसका सोने का पैटर्न, उसकी पढ़ाई का, और घर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% बच्चे उसी तरह रूटीन में रहें जिस तरह वो स्कूल में या एकेडमी में या किसी भी समर कैंप में हो सकते हैं। तो इसलिए टाइम शॉर्ट कर देना चाहिए छुट्टियों में। जैसे शुरू में मतलब 2-3 घंटे, अगर आप 5-6 घंटे स्कूलिंग में है ना, तो इससे हाफ कर दें। वो जो सुबह सुबह मौसम ज़रा ठंडा मौसम होता है, उसको टाइम उसका 3 घंटे कर दें। अच्छा, उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा पेरेंट्स पे। बहुत सारे एजुकेशन जो स्कूल्स हैं वो बगैर इजाफी चार्जेस के उसी फीस में समर कैंप लगा देते हैं। अच्छा, उससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो बच्चे की रूटीन मेंटेन रहेगी, और दूसरा टीचर्स के बारे में जो हम कहते हैं जी छुट्टियों में उन्हें सैलरी नहीं मिलती, बिल्कुल, तो वो भी मसला हल हो जाएगा कि वो स्कूल जाएंगी तो उनको सैलरी मिलेगी। क्योंकि अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एक फार्मूला कॉमन है कि जो पहले साल के टीचर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं देते, जो पुराने होते हैं उनको सैलरी देते हैं। ठीक है, अक्सर स्कूल में ये फार्मूला है। तो कुछ लोगों में हाफ सैलरी का भी कंसेप्ट है, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो छुट्टियों को कहते हैं कि हम टीचर्स को वो बाकायदगी से बुलाते हैं और वो कहते हैं पूरे साल का प्लान करें, कैलेंडर बनाएं, एक्टिविटीज बनाएं, और पूरे साल का काम इन 2 माह में कर लें जो छुट्टियों में। ठीक है। और छुट्टियां देते हैं वो अपने स्टाफ को सिर्फ को 15 दिन, और 2 माह उनसे काम करवाते हैं। तो अगर तो उसकी बजाय बच्चों को भी 1-2 घंटे बुला लिया जाए, बच्चे की रूटीन भी रहे, पढ़ाई से टच भी रहे, क्योंकि 2-2.5 माह का गैप बिल्कुल अक्सरियत बच्चों को बहुत ज्यादा पीछे ले जाता है। वो जो पढ़ने वाले को 5, 10, 20% बच्चे होंगे ना, वो तो ठीक रहेंगे घर में, एकेडमी में या कहीं भी, या खुद भी वो इन टच रहेंगे। लेकिन अक्सरियत मोर देन 50% बच्चे छुट्टियों में वो अपनी मौजूदा सिचुएशन से पीछे चले जाते हैं। तो वो जो बैकगेयर उनको लगता है ना, रूटीन में लाने में वो टीचर्स को 1-1 माह लग जाता है। बिल्कुल। तो हमारे अक्सर बच्चे जो हैं वो उनका टाइम मैं समझता हूँ ज़ाया ही होता है छुट्टियों में, क्योंकि ना तो हम उनको एक्सपोजर वो दे पाते हैं कि उन्हें हम विजिट करवाएं, दुनिया दिखाएं, दुनिया ना सही अपना पाकिस्तान दिखाएं, पाकिस्तान ना सही अपना शहर ही दिखा दें, या फैसलाबाद के अलावा कुछ और शहर भी उनको दिखा दें। तो बच्चे जो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए होते, यूनिवर्सिटी लाइफ तक, मैंने बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी लाइफ तक अपने शहर से बाहर नहीं गए, तो उनका एक्सपोजर क्या होगा, उन्होंने कितनी दुनिया देखी। ठीक है, दुनिया देखने से मुराद ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान से कहीं और जाएं, आप अपने शहर से जाएं, अपने इलाके से बाहर जाएं, अपनी मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, क्योंकि कुछ खास हदूद के बाद लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप डाइवर्स पर्सनैलिटी होंगे अगर आपने जितना ज्यादा एक्सपोज किया होगा जगहों को, लोगों को, मिले होंगे, विजिट किया होगा, देखा होगा। तो हर कुछ फासले के बाद लोगों के रवैये और आदात और कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज चेंज मिलती है आपको। तो बच्चा जितना डाइवर्स होगा उतना उसको फ्यूचर में आसान होगा। अगर उसको लाहौर जॉब करनी पड़ जाए, कराची जॉब करनी पड़ जाए, तो उसे पता होगा कि लोगों के रवैये मुख्तलिफ हैं, वो हर जगह को फैसलाबाद समझ के ट्रीट ना करे। तो ये एक मल्टीपल बच्चा जो है ना, उसको माइंडसेट होना चाहिए, उसको एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि हम गलत फहमी में मारे जाते हैं। हमें अगर स्कूल में, क्लास में, हर जगह पे अच्छा माहौल मिला है ना, तो हम समझते हैं कि सारी दुनिया अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन आपको जब बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो हमें बच्चों को मजबूत बनाना है, उन्हें वीक नहीं बनाना, उन्हें हर जगह पे ये ना लगे कि ये बड़ा कंफर्ट जोन है मेरा, जी मैं हर जगह पे ऐसे ही हूँगा। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालें, बच्चों को धूप भी लगवाएं, बच्चों को ये ना हो कि फुल टाइम एसी में। तो बच्चों को टफ टाइम दें, उन्हें इतनी सहूलत का आदी ना बना दें कि कल को उन्हें कहीं अल्लाह ना करे मुश्किल या कोई चैलेंज का सामना करना पड़े तो उसको फेस ही ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बच्चों को मैं समझता हूँ छुट्टियों से फायदा उठाएं किसी ना किसी सूरत में, चाहे अगर वो समर कैंप है तो वो भी अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन उसके बाद जो इजाफी टाइम आपके पास है बच्चों को सैर भी करवाएं, बच्चों को कहीं इंटरेक्शन भी करवाएं और मल्टीपल टास्क के हवाले से बच्चों को आदत बनाएं। ये ना हो कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये समझता हूँ मैं कि आपके पास ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा टाइम हमारा रूटीन में स्कूल का या एकेडमी का या टीचर का होता है, लेकिन छुट्टियों में ज्यादा टाइम आपका
पेरेंटिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से, और पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समर कैंप के हवाले से बात करें तो समर कैंप एक अच्छी एक्टिविटी है। इसमें ये है कि स्टूडेंट किसी ना किसी तरह से स्टडी से कनेक्ट रहता है। लेकिन गर्मियाँ ये भी है कि फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें या पंजाब के वेदर के हवाले से बात करें, हर गुजरते दिन के साथ वेदर जो है वो हार्श हो रहा है, जिसकी वजह से समर वेकेशंस हैं ये भी कभी जल्दी हो रही हैं और कभी इनका दुरानियाँ भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ये दरअसल छुट्टियाँ जो हैं ये पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग रहेंगी, जाहिर सी बात है, बच्चों को संभालना और उसके बाद उनसे होमवर्क कंप्लीट करवाना, उन्हें कहीं ना कहीं स्टडी से कनेक्ट करना, तो इसका सारा क्रेडिट वालिदैन को जाएगा। और जाहिर सी बात है जब बच्चे कामयाब होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो वालिदैन को ही होती है। इस पर मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है समर कैंप को लेकर के? आप क्या समझते हैं कि समर कैंप होने चाहिए? क्या ये स्टूडेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? क्योंकि छुट्टियाँ जो हैं कुछ लोगों का ये माइंडसेट है कि ये इंजॉयमेंट के लिए हैं, इसमें घूमना फिरना भी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि समर कैंप स्टूडेंट को बाउंड तो नहीं कर देता? इसमें जी जहांगीर साहब ने बड़ा उम्दा जवाब दिया और बड़ा तफसीली जवाब दिया है कि समर कैंप के साथ इख्तलाफ तो किसी किस्म का नहीं है। देखें, हम गर्मियों में जो छुट्टियों का मकसद है वो यही है कि बच्चों को गर्मी से महफूज रखा जाए। और चूंकि हमारे जो बिलखुसूस सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर एक बड़ी तादाद है तलबा की, और वहाँ पर गर्मी से बचाव की उस तरह से एहतियाती तदाबीर नहीं होती, उस तरह से इंतजामात नहीं हो पाते हैं। तो छुट्टियों का बुनियादी मकसद गर्मी से महफूज रहना है, पढ़ाई से दूर रहना हरगिज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ पर आज भी हम देखते हैं, जब हम छोटे होते थे, चूंकि एकेडमी का तब ज़्यादा इतना रुझान नहीं था, ट्यूशन सेंटर ही होते थे, और हमारी जो ट्यूशन वाली बाजी थी वो क्या करती थी कि वो हमें फजर के बाद ट्यूशन के लिए बुला लिया करती थी। जो हम 30-50 बच्चे थे, 40 बच्चे थे, औकात क्या होता थे कि सुबह से हमने 7 बजे तक, 7:30 बजे तक पढ़ा, और सूरज जैसे जैसे तपिश तेज हो रही है हम घर में आ गए। अब हमारा जो काम स्कूल में 8 से लेकर 2 के दरमियान सख्त धूप में होना था, गर्मी में होना था, वो हमने सूरज मियाँ के निकलने से पहले ही मुकम्मल कर लिया। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि आप टाइम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लें कि बच्चे कहीं ना कहीं स्टडी से कनेक्ट रहें, वो मॉर्निंग में कर लें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आपने मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया। क्योंकि स्टूडेंट की छुट्टियां जो हैं ये गोल्डन पीरियड है, इसे आप एंजॉय भी करें, लेकिन साथ ही साथ होमवर्क पे भी लाजमी तवज्जो देंगे। ये ना हो कि जब आपके स्कूल खुलें तो आपको एक अलग ही स्ट्रेस रहे। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। कहते हैं सेहत हज़ार नेमत है, और ये नेमत अल्लाह ताला की हम पे बहुत ज़्यादा करम है कि हम सेहतमंद हैं। लेकिन सेहत के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सेहतमंद रहे, तवाना रहे, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आजकल जो पेशेंट्स हैं उनमें एक मसला दिखाई दे रहा है कि गुर्दों के अमराज जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी तशख़ीस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, डायलिसिस के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन टॉपिक्स पे बात करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले, आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा दूँ, जो स्पेशली हमने नाज़रीन के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं सेहत के हवाले से उन्हें आज मदू किया है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर अकील अंजुम ने, आप सीनियर सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि आए रोज़ जितने भी पेशेंट्स हैं ना कहीं किडनी की तकलीफ रहती है। तो कौन कौन से गुर्दों के मसाइल हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा नौजवान नस्ल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? गुर्दों के अमराज में जो इनकी हमारी कॉमन बीमारियां हैं वो हैं शुगर और ब्लड प्रेशर। ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट जो है ना वो इसी से उनका रिलेशन बनता है। अब अगर तो हम इन चीज़ों को दोनों को कंट्रोल कर लेंगे तो ऑलमोस्ट जो किडनी की डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। वो बस हम ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर किसी की वो किस्मत या नसीब में लिख दी गई हैं तो वो उसको होनी है। हाँ, उनका प्रोग्रेशन ज़रूर स्लो किया जा सकता है, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम कंट्रोल इन द सेंस ऑफ इस तरह भी कर सकते हैं कि उनका वेट रिडक्शन करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, लाइफस्टाइल चेंज करें,
और मेडिकेशन के ऊपर आ जाएं तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। सही, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों, शुगर के पेशेंट्स हों, क्योंकि गुर्दों के अमराज की दो कॉमन रीजंस ये हैं कि शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, बीपी के पेशेंट्स भी जिन्हें बीपी अक्सर हाई रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो गुर्दे हैं वो इफेक्ट होने का खदशा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब एक मसला हम देख रहे हैं कि किडनी स्टोन का आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? किडनी स्टोन में एक तो मरीज़ की वही चीज़ें, वो जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो आ जाती हैं, और फिर डिहाइड्रेशन। आजकल के जो मौसम का जो है हमारा ये गर्मी चल रही है, इसमें हीट वेव्स आ रही हैं, तो इसमें डिहाइड्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो इसको ट्रिगर करती है स्टोन फॉर्मेशन को। तो जितनी ज़्यादा वो हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, उसमें स्टोन, जाहिर सी बात है फिर वो यूरिन कंसनट्रेट नहीं बनेगा। जब कंसनट्रेट नहीं बनेगा तो स्टोन बनने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी उसकी। फिर कुछ पेशेंट्स में जेनेटिकली भी स्टोन फॉर्मेशन की जो हिस्ट्री होती है वो उनमें स्टोन बन जाते हैं। इसके अलावा स्टोन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आ जाते हैं, सिस्टीन स्टोन्स आ जाते हैं, तो हमें फिर वो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो बंद करनी पड़ती हैं। इसमें कुछ मल्टीविटामिन्स जो जैसे CSE 1000 हम यूज़ करते हैं, फिर उनको बंद करना पड़ता है। वो हम रूटीन में हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उन चीज़ों को फिर वो देखना पड़ता है कि आया कि वो स्टोन किस वजह से बन रहा है, वो रूल आउट चीज़ें करनी पड़ती हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इससे एक बार डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हम किडनी स्टोन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसे डायग्नोस किस तरह से किया जाता है कि पेशेंट में कौन सी इलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? एक तो किडनी पेन रहती है, इसके अलावा कौन कौन से इलामात हैं जो आए तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए? किडनी पेन, जो लोअर नंबर पेन होती है बैक साइड पे, और उसमें वो पेन जो है वो ग्रेजुअली ट्रैवल करती है, और ये लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो जिस किडनी पे भी हो, वो उधर ट्रैवल करती है टांग की तरफ, या फिर वो ये ग्रोइन एरिया में आती है। तो ये हमें वो एक वो ट्रिगर करती है इन चीज़ों को कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ समथिंग है। ठीक है। अच्छा, उसको अल्ट्रासाउंड पे भी डायग्नोज किया जा सकता है। अगर स्टोन का साइज़ बहुत हद तक छोटा, लाइक वो 6 मिलीमीटर से भी छोटा है या 3 मिलीमीटर पे भी छोटा है, तो वो फिर CT स्कैन पे डायग्नोज किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड पे भी किया जा सकता है। जो अच्छे स्नोलॉजिस्ट हैं वो डिपेंड करता है कि वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, आया कि वो किडनी के अंदर है या यूरेटर जो है वो किडनी से और जो ब्लैडर मसाना उसको आपस में कनेक्ट करता है, उसके किसी ट्रैक में है या ब्लैडर के अंदर है। वो स्टोन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरे में भी स्टोन्स आ जाते हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टोन की टाइप्स हैं, कुछ एक्सरे में पकड़े जा सकते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड में पकड़े जा सकते हैं, और कुछ जो है वो CT स्कैन उसमें पता चल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से है। गुर्दों के अमराज के हवाले से बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। तो बर वक्त टेस्ट करवाना, डॉक्टर्स को चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी सेहत के डिफरेंट इशूज़ हैं वो आप देखते हैं कि ज़िंदगी में है। तो इनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। हम जितना अच्छा अपना लाइफ स्टाइल रखेंगे, लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। वो ख्वाह गुर्दों के अमराज हों, वो शुगर के पेशेंट्स हों, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र अगर किसी बंदे को डायग्नोस हो गई है तो उसकी सिर्फ मैनेजमेंट है, आप कितनी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट्स लेते हैं, इसकी वजह से भी गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं? अल्टीमेटली अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर शुगर को आपने कंट्रोल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। अच्छा, टैबलेट्स में भी कुछ टैबलेट्स ऐसी आती हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम हमारे जिस्म में किया हुआ है फिक्स, उसको वो ये कि हमने जो कुछ खाना है ना, तो उसकी एक्सक्रीशन के 2 रूट्स हैं, एक पखाना और एक पेशाब। वो 2 प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसी वो बनती हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये भी जब हम खाएंगे ना, तो इनका रूट ऑफ एक्सक्रीशन होगा, वो या तो किडनी से निकलेंगी या वो फिर लिवर से मेटाबोलाइज होकर निकलेंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर गुर्दे डैमेज हैं तो वो टैबलेट जिसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन किडनी से रिलेटेड हुआ, तो वो उसके ऊपर और ज़्यादा लोड डालेगा, उसमें गुर्दों की फंक्शनिंग ख़राब होने के चांसेस होंगे। और इसी तरह अगर कोई पहले ही हेपेटाइटिस B, C या जिगर की कोई ऐसी बीमारी जो ऑलरेडी उसको पेशेंट को है, तो और अगर हमने वो टैबलेट
ऐसी ली जिसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन लिवर हुआ, तो वो उसको भी डैमेज करेगी। दवाई तो हम ले रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने की, लेकिन अल्टीमेटली उसने दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू कर देना है। तो इस सिलसिले में जो हमारी फील्ड के नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ना, वो डिसाइड करते हैं कि दवाई कौन सी दें, किस रूट की दें, जो एक्सक्रीट कहाँ से करे। तो उस हिसाब से वो मैनेजमेंट पेशेंट की करते हैं, और वो वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को देखते रहते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गन का जो फंक्शन है वो डिटोरिएट तो नहीं हो रहा। सही। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो सेल्फ मेडिकेशन आती है ना पेशेंट की, जो जैसे कोई अगर वो टैबलेट ले रहा है शुगर की ले रहा है, तो हम साथ वाले दोस्त अहबाब या रिश्तेदार को कह देते हैं कि मैं तो शुगर की ये दवाई ले रहा हूँ, आप भी लिए लेनी शुरू कर दो। उससे प्रॉब्लम्स मेन इनिशिएट वहाँ से होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये भी है, हम शुगर के पेशेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो शुगर के पेशेंट्स को वैसे भी मेडिसिन की वजह से यूरिन बहुत आता है, और अक्सर उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन भी रहता है, और कहीं ना कहीं अगर उन्हें कोई पेन महसूस भी हो रही होती है तो किडनी में, वो ये समझ लेते हैं ये हमारी मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ जी। तो ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है? ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, और वो अल्टीमेटली ऐसे ही हैं जैसे वो कोई घर में कोई बच्चा, जैसे हम बच्चे को बड़ा संभाल के रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी बड़ा ज़रा केयर से रखना पड़ता है। स्पेशली शुगर के जो पेशेंट्स हैं, इनको अपने पाँव का ख्याल रखना पड़ता है, पाँव पे चोट ना लग जाए, क्योंकि इनमें शुगर में जो एक्सट्रीमिटीज़ की जो है ना ब्लड वेसल्स, वो कंस्ट्रिक्ट कर चुकी होती हैं। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो चुकी होती है, और सेंसेशन कम हो चुकी होती है। उस सेंसरी लॉस की वजह से फिर इनको पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे मेरे पाँव के अंगूठे में, पाँव की उंगलियों में पेन हो रही है कि नहीं हो रही। वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे ख़राब होता रहता है, वो इतना ख़राब हो जाता है कि फिर हमें उसको देखना पड़ता है कुछ ना कुछ, कि उसकी आया कि सर्जरी करें या वैसे ही वो ठीक हो जाए। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन में काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि हमें बीमारी की तरफ मज़ीद आगे अगली जो उसकी नेक्स्ट स्टेजेस है ना उस पर ले जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से शुगर के पेशेंट्स हों, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों, ये बीमारियां आजकल कॉमन भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इनकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। इनकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद आप अपनी सेहत पर उस तरह से तवज्जो नहीं देते जितना आपको हक होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम अपने तमाम तर ज़िंदगी के मामला सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम सबसे आखिर में अपनी सेहत को रखते हैं। हम ऑफिस भी जा रहे होते हैं, हम अपनी डेली घर के काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर चेकअप के हवाले से बात आती है तो वहाँ पर हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं, और जो तमाम तर हमारे मामलात हैं सेहत के, वो डिस्टर्ब होना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे कि पेशेंट्स आपके पास लास्ट स्टेज पे आते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट्स को बर वक्त चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमारे मामलात ज़िंदगी इस कदर बिजी हो गए हैं कि हम अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम जिस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं और खाना पीना खाते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं उसे खाते पीते हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना वो डिफरेंट हो चुकी हैं आज के दौर में। सेहत जो है हमारी सबसे ऊपर टॉप पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इसको हमने बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है। हमने अपना लाइफस्टाइल जो है, वो जो लेविश लाइफ है, उसको हमने अपना टॉप प्रायोरिटी बना ली है। अब फॉर एग्जांपल ये जो शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इनका अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जाता है, और किडनी फेल जब हो जाए तो फिर वो डायलिसिस कराने पड़ते हैं। और डायलिसिस जो है वो एक वैसा ही बड़ा हॉरिबल सा नाम है हमारी कम्युनिटी में। लोग समझते हैं कि डायलिसिस कराने से पता नहीं मरीज़ मर जाएगा, फौत हो जाएगा, और उनको ये लगता है कि खून जो है वो हमारे जिस्म से निकाल लिया जाता है, वो खून ज़ाया हो जाता है। वो बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं हमारे माशरे में, और लोग यही समझते हैं कि ये कराना ज़रूरी नहीं है, अगर एक दफ़ा शुरू हो गए तो फिर ये चलते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। इंसुलिन के हवाले से भी डॉक्टर साहब यही राय है कि एक दफ़ा इंसुलिन लग जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मेडिसिन से ही शुगर को कंट्रोल करना लगे होते हैं, लेकिन हालांकि शुगर जो है तब मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो रही होती, इंसुलिन पर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। अक्सर हमने देखा होगा कि किसी के सर में भी हल्का सा दर्द है, वो कोई ना कोई पेन किलर खा लेता है, और ये
रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात मुतासिर होते हैं और कभी कभी रिजल्ट जो है वो काफ़ी खौफनाक हद तक आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ चलिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है गुर्दों के अमराज के हवाले से कि किस कदर हमारी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें हेपेटाइटिस भी आ जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, इसमें शुगर भी आ जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी सेल्फ मेडिकेशन है जो इस नतीजे पे इंसान को पहुंचा देती है कि गुर्दे फेल तक होने की सिचुएशन आ पहुंचती है। तो ऐसे में बर वक्त तशखीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएँ, मुआयना करवाएँ। वही एक बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में सबसे आखिर में खुद को रखते हैं, हालांकि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है और इस नेमत की कदर भी करें और इसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखें। शुगर के हवाले से डॉक्टर साहब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि शुगर के अगर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस हवाले से बीइंग अ डॉक्टर आप क्या टिप्स देंगे, किस तरह से शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? इनमें शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनको अपनी लाइफस्टाइल सबसे पहले चेंज करनी चाहिए और डाइटरी मॉडिफिकेशन। अगर तो ये इन दोनों चीज़ों से इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उनको मेडिसिन स्टार्ट करवानी पड़ती है। अब एम ये होना चाहिए कि जो आपने कैलोरीज इनटेक की है ना इन द फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज है वो आपने उसको बर्न करना है, आपने उसको यूटिलाइज करना है, आपने उसको बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने देना। नेट के ऊपर चार्ट पड़े हुए हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करें कितनी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कैलोरीज कितने बर्न हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपका ग्लूकोज भी यूटिलाइज होगा। जाहिर सी बात है एनर्जी का सोर्स है वो, तो वो जैसे जैसे वो बर्न होता रहेगा आपकी वो जो है इंसुलिन की डिमांड कम होती जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप ये जो मीठा है उससे परहेज करें। मैं जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था ना MBBS फर्स्ट ईयर में, तो मैंने ना अपने टीचर से क्वेश्चन किया। वो बहुत ही एक नेक और शफीक इंसान थे, डॉक्टर इकबाल उनका नाम था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर शुगर के जो पेशेंट्स हैं, या मैंने उससे जस्ट रैंडम सा क्वेश्चन किया कि सर ये हमें रूटीन में शुगर कितनी लेनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, कि बंदा शुगर का जो मर्ज है वो उसको लगे ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा दूध के अंदर जितनी अल्लाह ताला ने चीनी चाहिए या शुगर चाहिए वो अल्लाह ताला ने डाल दी है। ठीक है। आम के अंदर जितना अल्लाह ताला ने वो डाल दिया है मीठा वो सफिशेंट है। सेब के अंदर जितना मीठा अल्लाह ताला ने डाल दिया वो सफिशेंट है। अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला ऐसा इंसान के साथ कभी भी नहीं करेंगे कि उसकी सेहत ख़राब हो। तो ये हम लोगों ने खुद अपना जो है ना स्टार्ट किया हुआ है कि चीनी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अगर रूटीन में हम अपनी डेली लाइफ में देखें, दूध के अंदर जितनी चीनी है वो सफिशेंट है, उसको वैसे ही लें। चाय या चीनी आप वो चाय पीनी है वो बगैर चीनी के पी लें। तो ये जो हमने खुद फिर एडअप करते हैं चीज़ें, ये मिठाई के अंदर इतनी इतनी चीनी ले रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, तो इन चीज़ों के अंदर वो फिर हमने खुद ऐड कर लिया ना सारे का सारा, वो फिर इनटेक करते हैं, उससे से प्रॉब्लम शुरू होती है। बिल्कुल। अगर नेचर की तरफ रहें तो बिल्कुल ठीक रहें। और नेचुरल चीज़ें खाना और साथ ही साथ अपनी डाइट को ध्यान देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर औकात ये देखती हूँ कि जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं या गुर्दों के पेशेंट्स हैं या शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो है वो नहीं कर रहे होते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। तो अपनी सेहत, आपकी सेहत जितना आपको इजाज़त देती है आप उतना एक्सरसाइज करें। मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो जस्ट वॉक करें। सुबह की सैर जो है इंसान की सेहत पे बहुत मुस्बत असरात डालती है। तो डॉक्टर साहब इसके हवाले से ये भी बताएं कि शुगर के पेशेंट्स हैं, कहा यह जाता है कि वो खजूर भी नहीं खा सकते। इसके साथ साथ कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं और कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो नहीं लेने चाहिए? खजूर में तो काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होते हैं उसके। अच्छा, खजूर में साथ साथ पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर शुगर के जो पेशेंट हैं ना उनको दो चीज़ें बड़ी डेवलप करती हैं, पोटाशियम का लेवल भी बढ़ जाता है और जाहिर सी बात है शुगर तो ऑलरेडी बढ़ेगी। इसमें एप्पल, एक सेब और एक अमरूद, ये रूटीन में एक खाया जा सकता है। बाकी आम के अंदर बहुत ज़्यादा है, अंगूर के अंदर बहुत ज़्यादा है, अनार के अंदर बहुत ज़्यादा,
फिर ये जो सिट्रस फ्रूट्स जो है ना, इसके अंदर पोटाशियम कंटेनिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, वो इनके लिए ठीक नहीं होते शुगर के पेशेंट्स के लिए। सही, बिल्कुल सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, एक ये शायद मिथ भी है या लोग इस चीज़ से डरते हैं कि डायलिसिस जब करवा लेते हैं इसके बाद पेशेंट जिंदा नहीं बचता, तो किन स्टेजेस पे डायलिसिस करवाने की ज़रूरत होती है? डायलिसिस जो है, ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर का जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है ना, वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस बेसिकली गुर्दे, एक ये भी गलत बात हम सोचते हैं कि गुर्दे वॉश कराना, गुर्दे बेसिकली वॉश नहीं होते, हम करवा रहे होते हैं अपने ब्लड की सफाई, खून की सफाई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं कि पानी किसी और जगह से निकाला, उसको फ़िल्टर किया और देन हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो वो जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ना, उसके अंदर वो मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं और उसके अंदर वो जो डिपॉजिट्स हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं और साफ़ पानी हमें पीने को मिल जाता है। इसी तरह जो गुर्दे हैं, वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हमारे यूनिट अंदर लगा हुआ है, जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। वो अगर टाइम से पहले ख़राब हो जाए तो उसको ब्लड को साफ़ करने के लिए जाहिर सी बात है फिर हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जो बाहर की तरफ जो है हमारे जिस्म के अंदर, उसको किसी न किसी चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खून की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खून के अंदर ये क्रेटिनिन, यूरिया, ये पेशाब वगैरह, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जो लिक्विड फॉर्म में वो उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो गुर्दे काम नहीं कर रहे तो डायलिसिस, अल्टीमेटली डायलिसिस करवाने पड़ते हैं वो, और वो जो डायलिसिस है वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है। ठीक है। गुर्दे वॉश नहीं होते, ब्लड साफ होता है, ब्लड साफ होकर दोबारा जिस्म के अंदर वापस भेज दिया जाता है। ठीक है। उसमें किसी किस्म का भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप उसको कहें कि खून ज़ाया हो रहा है या ये जो है अगर किसी ने एक दफ़ा डायलिसिस कराने शुरू कर दिए हैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमने कोई 20-20 साल जिंदा पेशेंट भी देखे हैं। और ये जो आप कहते हैं पेशेंट्स या उसके अटेंडेंट्स कहते हैं कि इसकी लाइफ ख़त्म होगी, वो किसी की लाइफ का कोई अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। सही, डायलिसिस ये मिथ है कि अगर करवाएंगे बार बार तो इंसान की ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन डायलिसिस करवाना क्यों ज़रूरी है? किस स्टेज पे आप पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब डायलिसिस जो है वो करवाना चाहिए, अब मेडिकेशन से? हाँ जी, किडनीज़ की ना डिजीज जो हैं ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेड्स हैं किडनी के। अब जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 के पेशेंट्स हैं ना, इनके लिए तो डायलिसिस मस्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट होता है कि गुर्दे कितने परसेंट जो उनका फ़्लो है उसके अंदर से वो ब्लड जाता है और वो फ़्लो वॉल्यूम निकालता है जिस्म के अंदर से, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ग्रेड 5 में क्योंकि फ़्लो जो है वो 15 ml से भी नीचे आ चुका होता है, 0 से लेके 15 ml तक जो है ना GFR, इसको हम किडनी स्टेज 5 कहते हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको डायलिसिस कराने ज़रूरी हो जाते हैं। और डायलिसिस कराना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर जैसे ये इस रूम की अगर हम डेली बेसिस के ऊपर सफाई करते हैं, अगर 4 दिन सफाई ना करें, चाहे ये जितना मर्जी क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, तो यहाँ पे मिट्टी के डिपॉजिट्स या कुछ और समथिंग ऐसे डेब्रिस वगैरह पड़े होंगे, तो हमें फिर उनकी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये जो डेली बेसिस पे हम जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी पीते हैं ना, तो डेली बेसिस पे अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे लगाए हुए कि हम उनको वेस्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो वेस्ट है, उस वेस्ट के अंदर से कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो क्रेटिनिन और यूरिया हैं वो जिस्म से नहीं निकलते, मेजॉरिटी निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स वो जिस्म के अंदर से नहीं निकलते, यूरिया और क्रेटिनिन। अब यूरिया और क्रेटिनिन को निकालने के लिए फिर डायलिसिस कराने पड़ते हैं। सही, डायलिसिस जो है ये ज़रूरी भी है, और कहीं ना कहीं ये जो हम मिथ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं कि ये अगर जब एक दफ़ा पेशेंट्स के गुर्दे वाश हो जाते हैं तो वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इस पर भी डॉक्टर साहब आपसे आपकी राय लेना चाहूँगी। क्या अगर किसी के गुर्दे वॉश हो जाते हैं या वो इस सिस्टम या इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, उसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है या उसे कुछ एहतियाती तदाबीरें फॉलो करनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें हमारे सिटी के अंदर जो है बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वो उनसे राब्ते में रहें, 15 से 20 दिन के बाद उनके साथ एक फॉलोअप सेशन रखें, रूटीन के टेस्ट कराएं और मेडिसिन इसकी ज़रूर लें। ठीक है। क्योंकि जब गुर्दे डैमेज हो गए हैं, अच्छा गुर्दों के ना एक ख़ास किस्म के फंक्शंस भी हैं, जैसे वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करता है। अब इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसी चीज़ है कि जो खून बनाने में हेल्पफुल होता है।
अब गुर्दे के जो पेशेंट हैं जो डायलिसिस करवाते हैं उनको ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं कि उनका ब्लड जो है एचबी वो कम होना शुरू हो जाती है। अब एचबी बनाने के लिए एक इंजेक्शन एस्पोजन के नाम से आता है या समथिंग, और भी इसके मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल हैं, लेकिन वो उसका जो केमिकल नेम है वो एरिथ्रोपोएटिन है। अच्छा, एरिथ्रोपोएटिन फिर वो जिस्म के अंदर वो इंजेक्शन की सूरत में लगाना पड़ता है, उसी से फिर खून बनता है। तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। जब वो एचबी मेंटेन हो जाएगी और गुर्दों की रूटीन से सफाई होती रहेगी तो पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अक्सर लोगों का फिर पता भी नहीं चलता, अगर वो इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, उनका पता भी नहीं चलता कि इस मरीज के डायलिसिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल सही सिचुएशन में। तो कह रहे हैं कि लाइफ मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर डायलिसिस हो रहे हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, तो उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो मामूल पे आ सकती है। लेकिन सेहत की और गुर्दों की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने को मैं छोटे से स्टेप्स हैं सेहत के हवाले से, लेकिन अगर हम इन्हें निगलेक्ट करते हैं तो हमारी सेहत पे बहुत बड़े असरात होते हैं। और कभी कभी तो ये असरात इतने मुतासिर कर देते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसको भी खदशा या उसको भी ख़तरा जो है लाहक हो सकता है। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गुर्दों के मसाइल क्या क्या हैं और डायलिसिस करवाने के बाद क्या इंसान की उम्र जो है वो कम हो जाती है या नहीं होती, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो डायलिसिस करवाने से इंसान की सेहत पे कोई नेगेटिव असरात नहीं होते। हाँ, ये थोड़े से पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन इंसान इस प्रोसेस से अगर गुजरता है तो इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। और डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है कि जब गुर्दे वॉश करवाए जाएँ, क्योंकि एक फ़िल्टर का सिस्टम होता है इंसान की बॉडी में जो कुदरती तौर पर अगर फेल हो जाता है तो तब डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि डायलिसिस जाहिर सी बात है गुर्दों के मसाइल कम उम्र लोगों में भी देख रहे हैं, बुढ़ापे में भी हम देख रहे हैं, तो किन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं कि उम्र का ताल्लुक भी होता है कि डायलिसिस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जी, डायलिसिस तो जब क्रेटिनिन बढ़ जाए तो चाहे वो एज का कोई भी हिस्सा है तो वो डायलिसिस तो ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बीइंग अ डॉक्टर हमें भी नज़र आ रहा होता है कि ये यंग पेशेंट है, इसकी अभी अगर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें ना पाकिस्तान के अंदर तो वो 70-60 ईयर्स की एज तक हमने रखा हुआ है। 60 से 70 साल एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो अगर 25 ईयर या 30 ईयर्स की एज का कोई पेशेंट आ जाता है हमारे पास तो हम उनको फिर मशवरा देते हैं ट्रांसप्लांट का। ठीक है। और ट्रांसप्लांट के लिए वो 2-3 इदारे हैं पाकिस्तान में। पंजाब में PKLI लाहौर है, इसी तरह SIUT सिंध में है, तो ये इदारे अच्छे हैं। प्राइवेट तौर पे और भी काफ़ी हैं फिर, तो वहाँ पे जाके ये पेशेंट जो हैं वो अपना उनको रूटीन में चेक करवाएं और वहाँ पे अपनी इनकी फ़ाइल बाकायदा बनती है। फ़ाइल बनने के बाद फिर वो इनको टाइम दे देते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रिलेटिव्स हैं वो गुर्दा डोनेट कर सकते हैं और एक किडनी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ठीक है। तो एक किडनी से अगर खुदा ना खास्ता कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहा है और इसमें फैमिली मेम्बर हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, तो क्या एक किडनी जो है वो इनफ है और उसके बाद इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है कि उसे कुछ एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना पड़ सकता है? जी, एहतियात तो ज़रूरी है और साथ में उनकी मेडिसिन भी चलती है। वो जो मेडिसिन वो खानी पड़ती है उनको, लेकिन इस चीज़ से बच जाता है इंसान के हर 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहा है, HB कम हो गई है खुदा ना खास्ता, उसको पूरा कर रहा है। और फिर ऐसा भी है आप जितनी दफ़ा हॉस्पिटल जाएंगे आपको जाहिर सी बात है एक दिन पूरा निकालना पड़ेगा। एक दिन तो उसका निकल गया और दूसरा वो जो आपके साथ अटेंडेंट जा रहा है उनको लेके उसको भी तो आप बाउंड कर रहे हैं ना। अब हफ्ते में तो आपके 2 डायलिसिस हो गए, महीने में हो गए लाइक 8, तो तकरीबन 10-12 दिन बंदा बाउंड रहता है। बिल्कुल। तो वो बाउंड वाले जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाती है फिर इस सिलसिले में और पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारता है। ठीक है। बाकी वो एक अलहदा सिस्टम है कि वो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है। मैंने हमारे डॉक्टर हमारी ही कम्युनिटी के थे, डॉक्टर बूटा, ठीक है, तो वो तकरीबन उन्होंने 30 साल तक गुजारा है ट्रांसप्लांट, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था। 30 साल तक उनका वही गुर्दा फंक्शनिंग काम करता रहा है। तो ये डिपेंड करता है
कि किसके साथ क्या होना, वो सब अल्लाह ताला ने हमारी ना किस्मत में लिख दिया है। बिल्कुल। तो उससे आगे तो हम कुछ कर नहीं ना सकते फिर। बिल्कुल इसी तरह से है, ज़िंदगी के साथ जो है प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं और बीमारियां हैं तो उसका इलाज भी है, उसकी मैनेजमेंट भी है। बस ज़रूरत ये है कि हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर हम टाइमली तशख़ीस करवा लेते हैं, इलाज हमारा चल जाता है तो यकीनन ये इंसान की सेहत पे भी अच्छे असरात होंगे। गुर्दों के मसाइल के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो अगर 35 में अगर आप देख रहे हैं कि डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ये भी केस टू केस वेरी कर रहा होता है कि किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया कि अगर कोई कम उम्र होता है तो उसे आप सजेस्ट करते हैं कि वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाए। तो इस तरह से ओल्ड एज में भी क्या डिग्री ट्रांसप्लांटेशन जो ट्रांसप्लांट है वो मुमकिन है? जी, उसमें मुमकिन तो है, लेकिन उसमें फर्दर देखा जाता है कि वो एज ए डोनर जो रेसिपिएंट है उसके ऑर्गन्स की हालत कैसी है। जैसे अगर वो कोई कार्डिक पेशेंट हैं या उनके अंदर कोई ऐसे वायरसेस या हेपेटाइटिस बी या सी, पहले फिर उन चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ता है। पहले वो ठीक हों तो फिर वो आप ट्रांसप्लांट उनको करेंगे। वो इस सिलसिले में फिर एक अलहदा से डिपार्टमेंट है हमारा, ट्रांसप्लांट टीम जो है किडनी ट्रांसप्लांट की, वो फिर उनको फर्दर गाइड करती है कि किस एज ग्रुप में करना चाहिए, किस एज ग्रुप में नहीं करना चाहिए। सही, मतलब जो है किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है किसी भी एज में, लेकिन यंग एज में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें रिकवरी भी आसान होती है। और इसी के साथ ओल्ड एज में जो डायलिसिस है मोस्टली डॉक्टर केस टू केस वेरी कर सकती है ये कंडीशन कि वो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएं या डायलिसिस की तरफ जाएं। लेकिन सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर तो दो राय बनती ही नहीं है। चाहे आप गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, चाहे आपको शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, पर वक्त डॉक्टर को चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि एक दफ़ा अगर पेशेंट है वो डॉक्टर के पास चला जाता है, उसे मेडिकेशन मिल जाती है तो वो खुद से ही ये मेडिकेशन जारी रखता है। 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कभी कभी तो 2 साल भी गुजर जाते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास वापस आता ही नहीं है। उससे वो ये समझता है कि इस मेडिसिन से हमें रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, किसी को हल्का सा सर दर्द होता है तो वो बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं, एक दिन में 1 खा ली, 2 खा ली, कभी कभी 3 से 4 टैबलेट्स भी पेन किलर एक दिन में खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की सेहत काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन कितना ख़तरनाक है? जी, सेल्फ मेडिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे पास मेरे पास ये जो यूएई साइड और ये जो सऊदी अरब से कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो वहाँ पे काम करने जाते हैं और काम करके अचानक उनको 2 साल बाद पता चलता है कि गुर्दों की मर्ज़ होगी। वो वापस पाकिस्तान में आते हैं तो उनसे जब हिस्ट्री लेना कि आपको क्या हुआ था, क्या फील होता था, तो वो अक्सर वो एक कंप्लेंट ये करते थे कि हमारे सर में दर्द रहती थी। अब सर में दर्द रहते है तो वो ब्लड प्रेशर रूटीन में चेक नहीं करवाते थे, हाँ, लेकिन वो टैबलेट्स जो थे वो अक्सर उनसे सुना कि निम्स ले रहे हैं, डाइक्लोरान ले रहे हैं। तो ये जो ख़ास दवाइयाँ निम्स, डाइक्लोरान और भी कुछ चंद एक मेडिसिन हैं जो कि अगर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए जैसे मंथ्स के हिसाब से, साल के हिसाब से, तो वो अल्टीमेटली गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से फिर वो गुर्दे ख़राब होते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन में काफ़ी, अब जैसे अगर चेस्ट पेन हो रही है तो हम डाइक्लोरान की टैबलेट खा लें तो वो पेन तो रिलीव हो जाएगी, लेकिन पीछे क्या मर्ज़ चल रहा है, वो हार्ट का इश्यूज चल रहे होंगे। तो हमें ये सेल्फ मेडिकेशन जो है इसको अवॉइड करना चाहिए और वो सोर्स ढूंढना चाहिए कि आया कि वो मर्ज़ किस वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेल्फ मेडिकेशन अक्सर बहुत ख़तरनाक होती है, इवन कि किडनी फेलियर तक भी बात पहुंच जाती है अगर बर वक्त चेकअप नहीं करवाते, खुद से ही मेडिकेशन लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके उतना बचें। अगर आपको सर दर्द है, कोई भी मसला है, यकीनन पेन किलर आप लें, लेकिन 1 से 2 दफ़ा पेन किलर लेने के बाद फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करें। डॉक्टर को रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो सकती है। आपको जो हकीकत है या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि आपकी सेहत में क्या मसला चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो तभी होंगे जब आप डॉक्टर्स को चेकअप करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर को चेकअप ना करवाना, अपने काम में बिजी रहना, अपनी ज़िंदगी के बाकी मामला देखना, वो सब साथ साथ चलेगा, लेकिन सेहत पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुर्दों के जो पेशेंट्स हैं, अगर हम देख रहे हैं किडनी फेलियर के केसेस, वो दिन ब दिन माजी के लिहाज से अब इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी तो यंग जो है, यूथ हैं, वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो क्या हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खुराक हम उस तरह से नहीं ले रहे, कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें लाइफस्टाइल भी आ जाता है और
बाकी कुछ यंग एज में ना ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है, जिनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ पेशेंट यंग इंडिविजुअल्स में आते हैं जिनकी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, उनको पैदाइशी तौर पे या पैदाइश के बाद कुछ अरसे के बाद वो टाइप 1 डायबिटीज़ का, बेसिकली डायबिटीज़ 2 टाइप की ना, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 जो है वो 20 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज है उनमें स्टार्ट होती है, और टाइप 1 20 ईयर से बैक जो है जितने पेशेंट्स हैं उनके अंदर स्टार्ट होती है। तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो भी अल्टीमेटली इसी चीज़ों को, गुर्दों को डैमेज करती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो आउट ऑफ जो कंट्री जाते हैं वहाँ पे जाकर काम करते हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, नेम्ज़िया डाइक्लोरान वगैरह लेते रहते हैं मंथ्स के ऊपर, तो उस सूरत में भी उनके वो गुर्दे डैमेज होते हैं। तीसरी चीज़ फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ आती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक फीमेल में SLE इंड्यूस्ड होता है, तो वो उस वक्त वो ज़्यादातर अमूमी तौर पे फीमेल के ऊपर अटैक होता है उसका, तो वो भी ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर कर जाता है और उस वजह से वो गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के। सही, गुर्दे डैमेज होने के पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इसमें हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी है, इसके साथ साथ हमारी डाइट भी है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कुदरती तौर पे होती हैं, जेनेटिकली होती हैं, तो वो भी हमारी सेहत पे असरात रुनुमा करके नेगेटिव असरात, जिसकी वजह से गुर्दों के अमराज जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सेहत तो तंदुरुस्त भी हैं, लेकिन बीमारी कहते हैं कि पता नहीं चलता कि इंसान को कब जकड़ लेती है, तो किस तरह से हम गुर्दों के अमराज से बच सकते हैं? गुर्दे जब ऑलमोस्ट 70% डैमेज हो जाते हैं ना, तो ये बताते हैं कि चेंजेस आती हैं यूरिया और क्रेटिनिन या RFTs की सूरत में। ठीक है, उस वक्त आपको पता चलता है कि समथिंग जो है वो बॉडी के अंदर चेंज आ चुकी है। अब अगर तो हम रूटीन अपना चेकअप करते रहें कोई 6 मंथ, लेकिन बात वही है कि जो जिनको अलार्मिंग कंडीशंस हों ज़्यादातर तो वही इन चीज़ों को देखेंगे। रूटीन में हम सबको, इंडिविजुअल्स को साल में 1 दफ़ा ज़रूर अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और उससे जो है वो काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता रहता है आपकी खुद की पर्सनैलिटी। वो जब चेंज हो रही है, लाइक आप खुद वेट गेन कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि हम इसको एक ऑप्टिमम लेवल जो है उसके ऊपर लेके आएं। ये नेट के ऊपर BMI इंडेक्स पड़ा हुआ है, उसके आपको हाइट के हिसाब से आपने अपना वज़न रखना होता है, तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में लेके आएं, वज़न कम करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, ये जंक फूड्स को अवॉइड करें, ये कोला ड्रिंक्स जो हैं इनको अवॉइड करें। तो इस सूरत में अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें। ठीक है, ये जो डिहाइड्रेशन फेज़ में ना जाएं, हाइड्रेशन स्टेटस, पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है पानी का इस्तेमाल, वाटर इनटेक। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वाटर इनटेक उस तरह से नहीं करते जितनी ज़रूरत है। दिन के 8 गिलास हैं या डॉक्टर जितना आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। पानी का कम इस्तेमाल और गुर्दों के अमराज में लाहक कर सकता है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेहत का ख्याल हम तब ही रख सकते हैं जब हम बीमारियों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो, और हम बर वक्त जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मोस्टली जब लोग 40 क्रॉस कर जाते हैं तो वो अपने चेकअप जो है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा चेकअप जो है वो करवाना चाहिए आफ्टर 6 मंथ, लेकिन हम देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में चेकअप उस तरह से नहीं करवाते हैं। जो अमूमन जिन लोगों को हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है वो 40 से अबव लोग हैं, 40-50, क्योंकि इसमें ये होता है कि शुगर बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर का मर्ज भी देखने को होता है, और जब शुगर और ब्लड प्रेशर इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो ये बहुत सारे मसले जो हैं वो क्रिएट कर देता है, और जिनमें गुर्दों के मसाइल भी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें पता चल सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली गुर्दों के अमराज मोस्टली ऐसे हैं कि जब तक 70% इंसान की बॉडी में डैमेज आ जाता है, उसके बाद इंसान को हल्का सा फील होने लगता है कि अब उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो इसके लिए यही सजेशन होती है डॉक्टर्स की कि बर वक्त चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो गुर्दों के मरीज़ हैं, किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो कौन कौन सी खुराक हैं वो खा सकते हैं, और कौन कौन सी खुराक से उन्हें इज्तनाब करना चाहिए? हर वो चीज़ आपने नहीं लेनी जो आप रूटीन के, जो ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट्स जो हैं, जिसके खाने से या तो ब्लड प्रेशर बढ़े या शुगर बढ़े।
अब शुगर वाले पेशेंट्स को तो सारी वो मीठी चीज़ें मना है, वो उन्होंने नहीं खानी। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में सॉल्ट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादातर उनको वो अवॉइड करना चाहिए। इनमें बेकरी की आइटम्स वो उनको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कैन फूड जो है ना, जो हमें मिलते हैं जी जी, वो शुगर या किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और इसके अलावा जो ये अनार, आम, मैंगो और पोटाशियम कंटेनिंग है ये चीज़ें, फिर ये केला, बनाना इसके अंदर। तो ये ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है ना कि जो हमें रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर ऐसे पेशेंट्स को हम मना करते हैं कि ताकि इनका ये जो रीनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा ये कुछ फेजेस ऐसे हैं, जैसे कोई ग्रेड 3 किडनी डिजीज़ में जा रहा है पेशेंट या कोई ग्रेड 2 में है, तो वो तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट के अंदर। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा वो जो ब्लड प्रेशर या शुगर जो वो जो डैमेज करता है ना, वो डैमेज करने वाला एलिमेंट जो है वो ये चीज़ें जो है उसको ट्रिगर करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। फिर किडनी ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। तो मेडिसिन तो हम इसलिए ले रहे हैं कि वो डैमेज ना करें। ठीक है, मतलब मेडिसिन के साथ साथ आपको परहेज का ख्याल रखना जरूरी है, परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब देखिए ना, अगर आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन लगा रहा है पेशेंट, इंसुलिन लगाने के बाद अगर उसके माइंड में ये है कि मैंने आज शाम को दावत खानी है, मैंने केक भी खाना है, मैंने कस्टर्ड भी खाना है, मैंने बोतल भी पीनी है, सब कुछ खाना पीना है, जो रूटीन में 40 यूनिट लगा रहा हूँ उसको मैं 60 यूनिट लगा लूँगा। तो उसके माइंड में ये है कि वो मैं 20 यूनिट एक्स्ट्रा लगा के अपनी शुगर तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो बात ठीक है, उसकी वो कंट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ही हैं, वो अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट हो रहा है आपके जिस्म के अंदर। जब वो थोड़ी देर के लिए भी वो ज़्यादा होगा ना लेवल उसका, तो भी वो किडनी को डैमेज करेगा। वो आहिस्ता 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 डैमेज करते करते वो साल हर साल में वो डिजीज़ जो है वो अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 स्टेज में चली जाती है। सही, इसीलिए मैंने अक्सर शुगर के पेशेंट्स को ये देखा है कि वो कहते हैं कि सब कुछ उन्होंने खा लिया है, मिठाई भी खा ली है, शरबत भी पी लिया है, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है, और उसके बाद कहते हैं देखो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने यूनिट ज़्यादा लगा ली है। सही, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। यही खतरनाक चीज़ें हैं। वो डेली बेसिस पे ऐसे करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, अल्टीमेटली वो इस चीज़ को वो किडनी फेलियर में ज़रूर लेके जाएंगे। सही, ये वाकई ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स शुगर के देखे हैं, वो यही टेक्निक अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हैं कि वो खाने पीने से परहेज़ नहीं करते हैं, मीठा भी खा रहे होते हैं, जो डाइट डॉक्टर ने सजेस्ट की होती है उसके बरक्स जा रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो मेडिसिन लेते हैं उनकी शुगर समहाउ कंट्रोल हो रही होती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद 1 से 2 वीक के बाद देखेंगे कि मेडिसिन ने असर करना छोड़ दिया है, इवन कि इंसुलिन भी कहीं हद तक कामयाब नहीं रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुर्दों का जो अमराज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से इंटरकनेक्ट हैं, जिसमें हमारा हेपेटाइटिस आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया है, शुगर आ गई है। तो जब तक आप ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक आपके जो गुर्दों के अमराज हैं वो भी कंट्रोल नहीं हो सकते। और इसी तरह से मैं आपसे डॉक्टर साहब एक ये भी बात करूँगी, डाइट के हवाले से भी बात की है, तो अक्सर मैंने देखा है कि किडनी के पेशेंट्स हैं, उन्हें किडनी स्टोन डायग्नोज होता है, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के बाद वो दोबारा चेकअप करवाते हैं तो किडनी स्टोन नहीं होता, लेकिन क्या होता है उनकी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किडनी पेन रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई ऐसे असरात नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या किडनी स्टोन जो है वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ गया है, या किडनी स्टोन छोटी, जिसे कहते हैं बहुत छोटा हो जाता है, जो डायग्नोस नहीं हो रहा होता? नहीं, किडनी स्टोन ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं छोड़ के जाता। अगर वो स्टोन नहीं है तो फिर उसकी पेन की कोई और कॉज होगी। ठीक है, हो सकता है उनको लंबोसैक्रल स्पाइन की जो मोरे हैं उनकी दर्द हो पेशेंट को, हो सकता है वहाँ पे कोई मसल स्पैज्म हो रहा है उस एरिया का, कमर का, उसकी पेन हो। अब अगर हम कहें कि 60 साल की कोई फीमेल खातून है तो उसको फिर कमर में दर्द, वो तो 60 साल की एज में अक्सर हो ही जाती है। तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता कि वो स्टोन जो है वो रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया और वो
जान नहीं छोड़ रहा अभी तक। ठीक है, मतलब वो स्टोन जो है वो एक दफ़ा रिमूव हो जाए तो वो पीछे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ के जाता, मेडिसिन से भी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब किन केसेस में आप सजेस्ट करते हैं कि जो स्टोन है वो मेडिकेशन की बजाय या सर्जरी से रिमूव किया जाए? हम अक्सर देखते हैं कि लोग प्रेफर ये कर रहे होते हैं मेडिकेशन की बजाय वो कहते हैं कि हमारी सर्जरी करवा दो, लेकिन सर्जरी सेफ़ है या नहीं सेफ़? मेडिकेशन जो है वो सेफ़ तरीका है? मेडिकेशन उस वक्त चलती है जब स्टोन का साइज़ कम हो। ठीक है। लाइक अगर वो 6 मिलीमीटर या उससे कम साइज़ का है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा जिस्म के अंदर से। और अगर वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है और या उससे ज़्यादा बड़ा साइज़, तो फिर वो सर्जरी के थ्रू निकलवाना पड़ेगा। फिर उसकी ब्रेकडाउन होगी, माइनर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो यूरिन के रास्ते से आउट हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि अक्सर मैंने ये देखा है जो गुर्दों के पेशेंट्स हैं उनकी जो डोज है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो इंसान की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। कुछ लोगों का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों की स्किन डल होना स्टार्ट हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को किस तरह से साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं कि हम मेडिकेशन भी लें लेकिन हमारी सेहत पे साइड इफ़ेक्ट ना उस तरह से मेडिसिन की हो? उसमें ना आपने गुर्दों की मर्ज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे हमारे ये CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 के पेशेंट्स हैं ना, इनमें ये जो विटामिन एरिथ्रोपोइटिन मैं आपको बता रहा था, पहले भी बताया, उसमें HB कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ग्रेजुअली कम होती रहती है, आपने उस HB को मैनेज करना है। ठीक है। फिर बोन एरोजन्स इनमें ज़्यादा हो जाती हैं, इनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपने वो जो गुर्दे के फंक्शन डिटोरिएट हुए हैं ना, सिर्फ उन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो उसी से ही बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो डेफिशिएंसी आई है उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे तो उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेडिकेशंस के साथ साथ डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप शुगर के हवाले से बात करें, आप बात करें ब्लड प्रेशर के हवाले से, आप बात करें गुर्दों के अमराज के हवाले से, तो आप जितना अच्छा अपनी डाइट को लेकर चलेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी जो सेहत के हवाले से ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिवली सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे और टाइम से मेडिसिन लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैं पेशेंट्स ये देखती हूँ कि वो अपनी मेडिसिन को रेगुलरली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। और कुछ पेशेंट्स ये हैं कि जो मेडिसिन का ओवरडोज कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दों के जो अमराज हैं वो प्रॉब्लम जो है वो इंसान को देखनी पड़ जाती है और जिसका जो नतीजा है वो किडनी फेलियर तक भी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी को किडनी में पेन हो रही है वो कोई कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे या कोई सैशे होता है वो पानी में डाल के पी लेंगे। तो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि ये सैशे या जो कैल्शियम की टैबलेट है वो गुर्दों के पेशेंट जो हैं जब पेन हो वो लाजमी लें? हम ऐसे नहीं उनको सजेस्ट करते। ये हमें वो स्टोन की टाइप देखनी पड़ेगी कि आया कि वो स्टोन किस टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन हो तो अगर वो कैल्शियम ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो तो स्टोन को फॉर्मेशन को हेल्प कर रहे हैं ना, हम खुद उसको। ठीक है। स्टोन की 2-3 टाइप्स होती हैं ना, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, कैल्शियम स्टोन्स हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, सिस्टीन स्टोन्स हैं, ये 3-4 टाइप्स हैं उसकी। तो ऑलमोस्ट 80% जो है ना वो कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होते हैं। अगर हम स्टोन को रिसीव करने के बाद उसकी केमिकल एनालिसिस कराएं तो उसमें हमें टाइप का पता चल जाता है। तो ये टाइप टू टाइप पता चल रहा होता है कि कैल्शियम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की सेहत पे जितना ज़्यादा इंसान अपनी डाइट का ख्याल रखेगा, जितना ज़्यादा मेडिकेशन टाइमली लेगा, तो बहुत सारी जो बीमारियां उससे इंसान लड़ भी सकता है, उसमें इम्यूनिटी भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़कील अंजम, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। यकीनन हमारे नाजरीन के लिए ये जो गुफ्तगू है ये काफ़ी ज़्यादा कारआमद रही होगी। अगर आप में से कोई भी किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ, सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें, क्योंकि ये आपकी सेहत पे बढ़ सकती है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।